निफ्टी लेकर आइए। कैसे देखेंगे आज के दिन को श्रेया? कैसे देखेंगे बताइए? देखिए निचले स्रोत से रिकवरी तो हुई है सर। तो पैसे उतार चढ़ाव वाला। तो उतार चढ़ाव वाला दिन है, लेकिन देखिए जब हमने पॉइंटर्स भेजे थे तब हम थोड़ा सा लोअर एंड पर थे, तो इसके लिए थोड़ा सा आपको जो हेडर है वो वैसा दिखाई देगा, लेकिन फिर भी निराशा वाला दिन तो है। फिर भी मैं कहूँगा आज, क्योंकि आज मार्केट के पास मौका था इस रेंज को पूरी तरीके से उसके बाहर निकल जाने का। आज हमने बात की थी कि निफ्टी पर 24,250 से 24,300 वो रेजिस्टेंस है। अगर वहाँ पर रेजिस्टेंस मिले तो 24,350 से शॉर्ट भी करिएगा। वैसे बायस लॉन्ग का है, आई मीन मतलब जस्ट बिकॉज मार्केट इस तरीके से हो गया तो आई थिंक इट्स नॉट फेयर कि मैं उस वाले पॉइंट को सिर्फ उजागर करूँ। वो पॉइंट भी था लेकिन बायस पॉजिटिव था, ये बात थी मेरी। बैंक निफ्टी में हमने 55,500 का एक व्यू लिया था कि 55,300 से 55,500 तक का रास्ता खुला है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, वो खुला ही वहाँ पर। जब खुलता ही वहाँ पर है, उसके बाद कोई बहुत बड़ा आपको मूव मिला नहीं वहाँ से नीचे आया। लेकिन एक अच्छी बात यह है 54,500 फिर डिफेंड हो गया, और जैसे ही 54,500 करीब आया एक मैग्नेट की तरह वापस बाइंग आ गई, और वहाँ से फिर आपकी करीब 400 पॉइंट से ज़्यादा की रिकवरी आ गई। और सुबह हमने कमेंट्री में इन्हीं लेवल्स का जिक्र किया था, अगर आपको याद हो, कि लोअर लेवल पे 54,500, अपर लेवल पे 55,500 और निफ्टी पर ये 24,300। आज की मार्केट की दिक्कत रही दो स्टॉक्स। पहला है रिलायंस। एक बार तो आप रिलायंस लेकर आइए जरा। रिलायंस की अच्छी खासी रैली पर आज ब्रेक लगा। ये देखिए किस तरीके से आज रिलायंस, और आज अगर निफ्टी पर किसी ने प्रेशर डाला है, जो अब तक निफ्टी को चला रहा था, वो आज रिलायंस है ना। पता नहीं किसकी नज़र लगी यहाँ पर, और एक अच्छी खासी रैली पर ब्रेक लग गया, और ठीक 200 डे मूविंग एवरेज पर जाकर रिलायंस में मुनाफा वसूली आ गया। देखिए नंबर्स आए थे 1350 पर। 1350 पर पॉजिटिव व्यू था, कंस्ट्रक्टिव व्यू था कि 1350 में एक आपका पॉजिटिव व्यू हो। वहाँ से एक रैली चली आ रही थी, उसमें एक प्रॉफिट बुकिंग आई। अब जैसे 1350 में क्या होता है ना, कई लोग ना बहुत लेट होते हैं, वो एकदम जैसे शॉर्ट किया 1350 पर, अब लॉन्ग 1450 पर, तो 1475 पर, तो जैसे 1350 में शॉर्ट गलत है, ऐसे 1475 में लॉन्ग गलत था। तो लोअर लेवल से हो सकता है कि वापस रिलायंस घूम जाए। एल&टी ने भी आज थोड़ा सा प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर। अगर आप देखेंगे तो एल&टी भी आज सुबह से निफ्टी के टॉप लूजर्स में बना हुआ है, हालांकि अब लोअर लेवल से थोड़ी रिकवरी आ रही है। और आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी बात हुई थी कि 3800 से 3900 के बीच में आएगा तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब देखते हैं वाकई में ऐसा होगा कि नहीं होगा। इसके अलावा इन्फोसिस और टीसीएस, यहाँ भी हम सुबह बात कर रहे थे कि यहाँ पे तो रैली में से निकलिए आप, क्योंकि ये तो इस रैली में फंसना नहीं है, उल्टा अपनी फंसी हुई पोजीशन से बाहर निकलना है। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल हुआ। लेकिन आज मुझे निराशा हुई है थोड़ी सी बैंक निफ्टी के ज़्यादा ना चल पाने से। चला है बैंक निफ्टी, ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी नहीं चला है, लेकिन ज़्यादा ना चल पाने से मुझे थोड़ी सी मतलब आज परफेक्ट डे था बैंक निफ्टी के पास 55,500 क्रॉस कर देने का और उसके ऊपर चले जाने का। तो खैर लेट्स सी, 55,500 अभी भी एक बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस है, लेकिन एक चीज़ क्लियर हो गई, 55,500 रेजिस्टेंस, 54,500 सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए मोटा मोटी। राइट, तो इंपॉर्टेंट लेवल्स तो हैं ये निफ्टी बैंक निफ्टी के, और डिटेल में समझूंगी सर आपसे। लेकिन मार्केट में रिकवरी आ रही है निचले स्रोत से। हम इनफैक्ट रेड में आ गए थे निफ्टी में, वहाँ से अब रिकवर होकर इन ग्रीन ट्रेड कर रहे हैं। करीब करीब 80 अंक ऊपर निफ्टी में। बैंक निफ्टी में भी रिकवरी है, तेज़ी है, लेकिन जितनी उम्मीदें थी, एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा थी, वैसी परफॉर्मेंस नहीं मिली है। ब्रेथ अच्छी है मार्केट की, पीएसयू बैंक्स ने अच्छा परफॉर्म किए हैं और स्टॉक स्पेसिफिक मूव भी दिया है बाजार ने। लेकिन सर जिस तरीके से पहले तो एक हम अच्छे संकेत भी उतने चल नहीं पाए, उसके बाद से अब रिकवरी देख रहे हैं। इस रिकवरी को कैसे देख रहे हैं आप? कितनी टिकाऊ लग रही है? कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे? क्या वही व्यू इंटैक्ट होगा, अगर बाजार निचले स्तर तक आता है तो हमें खरीदारी करनी चाहिए? लॉन्ग ही रहेंगे? टेक्सचर कैसा लग रहा है मार्केट का? देखिए बिल्कुल, पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, मेरे पॉइंटर्स आप प्ले करें उससे पहले। मार्केट में ना हम जब बात करते हैं ना बाजार की, कि बाजार क्या कर रहा है, हम पिछले कुछ दिनों से एक गलत इंडेक्स को देख रहे हैं, निफ्टी को मत देखिए। निफ्टी को देखना कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए। निफ्टी पे दोनों साइड के बड़े मूव प्ले आउट हो चुके हैं। मिड कैप इंडेक्स देखिए, और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, मिड कैप इंडेक्स का आप 2 हफ्ते का चार्ट लेकर आइए श्रेया। इस 2 हफ्ते में जिसमें निफ्टी 24,000 के आसपास ही घूमे जा रहा है, उस बीच में मिड कैप इंडेक्स 4% दौड़ चुका है। स्मॉल कैप ले आइए 2 हफ्ते का, 2 हफ्ते का स्मॉल कैप लेकर आइएगा एक बजरा, जैसे हमने मिड कैप 7.5% स्मॉल कैप इंडेक्स। निफ्टी देखिएगा 2 हफ्ते का। अब ये मिड कैप और स्मॉल कैप देखा आपने, निफ्टी देख रहे हैं आप। अब दिक्कत क्या है ना, हेडलाइन जो होती है ना, हेडलाइन होती है बाजार फ्लैट है,
बाजार फ्लैट है, बाजार फ्लैट है, बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, बाजार कंसोलिडेट कर रहा है, बाजार थका रहा है, बाजार तंग कर रहा है। भाई बाजार का मतलब सिर्फ निफ्टी थोड़ी ना है, बाजार का मतलब सिर्फ वो 50 स्टॉक थोड़ी ना है। बाजार का मतलब है ये सारे स्टॉक्स, ब्रॉडर मार्केट। मैं लोगों से कहूँगा अपना पोर्टफोलियो देख लीजिए आप, शानदार रिकवरी चल रही है लगातार। बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहे होंगे आप, एकदम ही बेकार स्टॉक होंगे जो नहीं चल रहे होंगे तो अलग बात है, वरना 14 दिन में 7% स्मॉल कैप का चलना और निफ्टी का एकदम फ्लैट रहना, यही तो मार्केट है। कि ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ खरीदा और सब कुछ चल गया। आपको स्टॉक सिलेक्शन करना होगा, आपको अच्छे स्टॉक चुनने होंगे, आपको ख़राब स्टॉक बेचने होंगे, आपको अर्निंग्स देखनी होंगी, आपको ये सब करना होगा, तब मार्केट में पैसा बनेगा। आप एक लेज़ी अप्रोच लेके आ जाएं कि बस मैं निफ्टी में पैसा बनाऊंगा, वो नहीं होगा। खैर अब आपकी बात पर आते हैं। देखिए एक बात साफ है, निफ्टी एक रेंज में, और फिर मैंने बाजार ही लिखा, लेकिन निफ्टी एक रेंज में मोरलेस। और निफ्टी की बेसिक रेंज क्या है? 23,800 से 24,200। अब इसमें कई बार होता है कि हम 24,250, 24,300 तक चले जाते हैं, कई बार होता है कि हम 23,750, 23,700 तक चले जाते हैं, लेकिन मोटा मोटी रेंज 23,800 से 24,200 की है। और इसी रेंज में आप उतार चढ़ाव देख रहे हैं, लेकिन मिड और स्मॉल कैप में शानदार आउट परफॉर्मेंस है और वहीं पर फोकस करना है। और रोज मार्केट आपको मौके दे रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहा। आज भी मार्केट ब्रेथ देखें आप, काफ़ी शानदार है, 2:1 से बेटर मार्केट ब्रेथ है। सुबह के दोनों हमारे हीरो जो थे, SRF और कोफोज, अब आप इसमें थोड़ा आर्ग्यू कर सकते हैं कि हुआ ही गैप अप, लेकिन इवन गैप अप के बाद भी अगर आपने चेज किया, खासतौर से SRF में, SRF तो 2600 से थोड़ा नीचे ही खुला था, वहाँ से और देखिए किस तरीके से भागा, 2750 तक गया। कोफोज भी एक बार के लिए तो 7-8% ऊपर खुल के 11% तक आया था। ठीक है, कोफोज में मैं ये जरूर कहूँगा कि मौका नहीं मिला किसी को ज़्यादा, क्योंकि कोफोज खुला ही बड़े गैप अप के साथ, लेकिन SRF में फिर भी मौका मिला था। फार्मा सेक्टर, कल हमने ChatGPT में लिया था, फार्मा सेक्टर देखिए क्या ज़बरदस्त तेज़ी है। कल नहीं चला ये, लेकिन आज चल गया है ना, 2.5% के करीब यहाँ पर है। इंडेक्स में अभी भी मुझे लग रहा है दोनों तरफ के मौके हैं, और बड़ी रैली के लिए आपको आज का हाई क्रॉस करना होगा, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। आज का अगर आप हाई क्रॉस करेंगे तभी बड़ी रैली आएगी। रेजिस्टेंस की बात है जहाँ तक निफ्टी में, निफ्टी के लेवल्स डिस्कस कर लेते हैं। 24,250 से 24,300 पर रहेंगे, और सपोर्ट रहेगा 23,900 से 23,950। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में रेजिस्टेंस आपकी वेल डॉक्यूमेंटेड है, आज का हाई 55,300 से 55,500, और सपोर्ट रहेगा करीब करीब 54,300 से 54,500 के करीब। राइट, इंपॉर्टेंट लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के हमने डिस्कस कर लिया। आज का हाई क्रॉस करना इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए भी, जो कि 24,250 है, और बैंक निफ्टी के लिए भी 55,344। ये क्रॉस होता है तो फिर शायद एक बड़ी रैली की संभावनाएं होंगी यहाँ पे। फिलहाल ये व्यू है मार्केट पर, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। साथ ही इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने डिस्कस कर लिए। सर, आपने ओपनिंग कॉमेंट्री में अपने दो स्टॉक्स का जिक्र किया, एक रिलायंस और L&T। रिलायंस पर हम बुलिश हुए थे, और जब रिजल्ट आए थे तब से आपने इस पर एक पॉजिटिव व्यू लिया था। उसके बाद एक तरफा रैली देखी है हमने। आज चला भी काफ़ी स्टॉक, तो हाई साइड से थोड़ा मुनाफा वसूली का शिकार हो रहा है, डेज लो पर है। और दूसरा स्टॉक रखिएगा L&T स्क्रीन पर। आपने कहा था नतीजे थोड़े मिक्स्ड हैं, अब देखते हैं कि स्ट्रीट कैसे रिएक्ट करता है इस पर। न्यूट्रल, हालांकि रिकवरी आ रही है थोड़ी सी, लेकिन फिर भी 2.5% नीचे। तो इस गिरावट को कैसे देख रहे हैं आप, और अब क्या अप्रोच हो दोनों ही स्टॉक्स पर? देखिए पहले इजी क्वेश्चन को आंसर कर देता हूँ। L&T पे जो व्यू था सुबह, वो अभी भी इंटैक्ट है कि नतीजे फीके हैं और इसकी वजह से स्टॉक को गिरना चाहिए, लेकिन गिरावट जो है वो खरीदारी का मौका होगी। शॉर्ट का व्यू नहीं था, इसलिए रेड नहीं लिया था, हाँ, न्यूट्रल लिया था, क्योंकि एक एक्सपेक्टेशन थी कि लोअर लेवल से रिकवरी आएगी। थोड़ी सी रिकवरी आ चुकी है। मेरा मानना ये है कि L&T अगर आपको 3700 से 3800 के बीच में मिल जाए किसी भी डिसअपॉइंटमेंट की वजह से, तो वो री एंट्री की अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि देखिए एक बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी प्ले आउट हो चुकी है। ठीक है, तो ये एक मौका रहेगा। चलिए वहाँ तक ना भी आए, 3850 तक भी आ जाए अगर, तो एक मौका होगा आपके लिए। इन्वेस्टर अगर आप हैं तो बने रहें, कोई दिक्कत ही नहीं है। ये तो ब्लू चिप है, इसको थोड़ा कहीं आप 2-3% के उस पर बेचेंगे आप। रिलायंस की जहाँ तक बात है, देखिए स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, नमक डालें स्वाद अनुसार, और हम पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ हमेशा काम करते हैं। रिलायंस में श्रेया, मैं एक चीज़ कहूँगा कि टाइमिंग इस बार मैटर की है। आपने किस लेवल पे शॉर्ट किया। अब 1350 पे शॉर्ट कह के अब कुछ लोग कहते हैं कि हमने तो ब्रेकआउट पकड़ लिया। अब मैं क्या बोलूँ उस बात को, है ना, जबकि वहाँ से इतनी बड़ी रैली हुई और उसके बाद जहाँ ब्रेकआउट पॉइंट समझो वहाँ से एक्चुअली गिर गया ये स्टॉक। तो खैर ठीक है, लेकिन इसने आज थोड़ा सा मार्केट के ऊपर प्रेशर डाला है, लेकिन इससे ज़्यादा खैर इसके रिलायंस के बारे में कुछ भी बोलना थोड़ा सा गलत होगा। लेकिन ये आई थिंक आपके दोनों सवालों के जवाब होंगे।
ठीक है, रिलायंस और एल&टी पर ये व्यू समझ लिया सर। लेकिन बैंक्स पर मैं पूछूं, ये स्पेशली बड़े बैंक्स, कोटक बैंक देखें, चाहे प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में कोई भी जो आप सब आईसीआईसीआई, एचडीएफसी तो थोड़ा बहुत चला भी आज 1% पर, लेकिन कोटक आईसीआईसीआई से कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है। ये बड़े बैंक क्यों नहीं चल रहे और क्या लग रहा है आपको, कब तस्वीर यहाँ पर सुधरेगी सर? देखिए, बड़े बैंक्स क्यों नहीं चल रहे हैं, क्योंकि बड़े बैंक्स के ओनर्स कौन है? या तो प्रमोटर्स उनके, या एफआईआई। एचडीएफसी बैंक का तो कोई प्रमोटर भी नहीं है, आईसीआईसीआई बैंक का कोई प्रमोटर नहीं है, एक्सिस बैंक का कोई प्रमोटर नहीं है, कोटक बैंक का प्रमोटर जरूर है, लेकिन ऑब्वियसली उदय कोटक थोड़ा ना अपना स्टेक बेचेंगे। तो इन एक्सिस फिर भी चला है, तो इन बैंकों की दिक्कत क्या है, वो एफआई की सेलिंग इन्हें चलने नहीं दे रही है। हायर लेवल पर आकर इन बैंकों में सेलिंग आ रही है। लेकिन मेरा मानना ये है श्रेया कि एक तरीका होता है बैंक निफ्टी का ETF, उसको आप जोड़ते चले जाएं। तो ये एफआई की सेलिंग जो है ना, ये धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो जाएगी एट सम पॉइंट। कितनी सेलिंग ऑलरेडी हो चुकी है, ऑलरेडी हम मल्टी ईयर लोज पर हैं इनकी होल्डिंग के लिए, ठीक है। और ऐसा तो नहीं है कि अर्निंग्स ग्रोथ नहीं आ रही है, वैल्यूएशन भी कंफर्टेबल है, तो इनकी ETF को आप जोड़ते चलें, तो ये एक अप्रोच रहेगी यहाँ पर। हाँ, बैंक निफ्टी में बड़ी रैली के लिए आपको 55,500 क्रॉस करना पड़ेगा। 55,500 अगर आपने क्रॉस किया तो फिर मुझे लग रहा है कि वापस एक बार फिर वो 57,300, 57,500 का जो रिसेंट हाई था, जहाँ से हम फिसले थे, जहाँ से हमने वो प्रॉफिट बुकिंग का व्यू लिया था, वहाँ तक जाने का व्यू रहेगा। ठीक है, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस से इनफैक्ट बड़े बैंकिंग स्टॉक्स पर बात होगी सर। और आज के सेशन में भी हमने देखा कि ब्रेथ में अच्छी खासी तेजी है, इनफैक्ट मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छा परफॉर्म करे। पिछले एक महीने का भी परफॉर्मेंस देखें सर तो उसने आउट परफॉर्म किया है। लेकिन सवाल अभी भी ये बहुत सारे आते हैं दर्शकों के कि मिड कैप और स्मॉल कैप्स में आखिर खरीदें क्या ले? स्टॉक्स तो हैं, लेकिन कौन सा स्टॉक चुने, ये कैसे पता करें? मार्केट रोज आपको कह रहा है क्या लेना है। आप देख लीजिए, रोज बाय डिफॉल्ट कोई ना कोई स्टॉक आपको 10 से 20% के मूव दे रहा है। आपको मैं 2-3 एग्जांपल दे देता हूँ। आइडिया फोर्स देख लीजिए, 3 दिन पहले हमने पिक किया था, 3 दिन में 40% भाग गया वो। चलिए, उस दिन 16% ऊपर खुला, लेकिन अगर आपने 16% भी ऊपर लिया, उसके बाद भी इस तरीके से ये स्टॉक भागा है, ठीक है। नंबर्स के बाद वो खाट के नंबर्स आए थे, वो खाट का मूव देख लीजिए आप 3 दिन का, किस तरीके से नंबर्स के बाद, चलने के बाद, पहले चलने के बाद, रिजल्ट के चलने के बाद अगले दिन फिर भाग गया स्टॉक, ठीक है ना। आज का आप SRF और कोफोज का मूव देख लीजिए, किस तरीके से दोनों स्टॉक्स भागे हैं एकदम। दोनों स्टॉक्स ने इंटरडे में इनफैक्ट एक बार के लिए सर्किट लगा दिया था। आज का मूव दिखाइएगा दोनों का प्लीज़, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए, काफ़ी स्टॉक्स हैं इस तरीके के, तेजस नेटवर्क है, ऐसे कई स्टॉक्स ज़बरदस्त भागे थे। वेदांता देख लीजिए आप 3 दिन में किस तरीके से भाग रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको स्टॉक स्पेसिफिक रहना है इस मार्केट में। और वैसे भी ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। मार्केट में क्या होता है, एक इंडेक्स पे बड़ी रैली के बाद एक थोड़ा कंसोलिडेशन होता है और उसके बाद फिर मिड और स्मॉल कैप भागते हैं। इस समय मार्केट का वही फेज चल रहा है, मिड और स्मॉल कैप में बड़ी वाली रैली का फेज चल रहा है। और एक चीज़ बताऊँ मैं आपको श्रेया, मिड और स्मॉल कैप पे मैं 2 साल तक नेगेटिव रहा था, 15 या 16 मार्च के करीब से, जबकि उस समय मार्केट में पैनिक था। एक हमने व्यू लिया था कि अब मिड कैप और स्मॉल कैप में पॉजिटिव होने का समय आ गया, क्योंकि यहाँ से आपको अच्छी एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल रही है मिड कैप और स्मॉल कैप में। और अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप का अगर 1 महीने का चार्ट देखेंगे ना, तो आप देखेंगे इस 1 महीने में मिड कैप और स्मॉल कैप ने एक्चुअली 1.5 महीने में इतना पैसा बना कर दिया है आपको, इतना पैसा बना कर दिया आपको। और कुछ नहीं, अगर आप एक आध स्टॉक लेकर बैठे भी रहे, अगर दिक्कत क्या हो रही है ना, हर रोज़ या हर हफ्ते हम कोई नया स्टॉक ढूंढने की कोशिश करते हैं। आपको जरूरी थोड़ा कि सारे स्टॉक्स पकड़ने थे। आपने सपोज एक आइडिया फोर्ज पकड़ लिया था, आपने सपोज एक वो खाट पकड़ लिया था, आपने सपोज एक SRF पकड़ लिया था, आपने सपोज एक रेमंड रियल्टी पकड़ लिया था। आपको तो 1 या 2 स्टॉक ऐसे पकड़ने हैं ना, ये सारे स्टॉक्स आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं सारे स्टॉक पकड़ लूँ, तो वो नहीं होगा। और सबकी अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, अपनी अपनी रिसर्च है, सब अपने अपने हिसाब से काम करें, अपना काम करें और उसके हिसाब से एक स्टॉक चुनें और उसके बाद उसमें बैठें। फिर कुछ दिन, 4-5 दिन भी अगर आप अच्छे स्टॉक्स में बैठे हैं ना, जिनमें स्पेशली नंबर्स अच्छे आए हैं, बड़ा पैसा बना। BSE का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। BSE का आप 1 महीने का चार्ट उठा के देख लीजिए, और BSE कोई छोटा स्टॉक नहीं है। आज की डेट में 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है BSE का। ये देखिए, 1 महीने में 34% के रिटर्न्स हैं। अब मैं आपको बताऊं एक चीज़, हमारी वो आदत नहीं है वो पुराने वीडियोस बार बार चलाने की, जिससे व्यूअर इरिटेट हो। एक जो
पिछले महीने हमने स्पॉटलाइट में या बिग स्टॉक्स में इसको 2829 रुपये कवर किया था कैपिटल मार्केट थीम में, वहाँ से 900 रुपये का मूव आ गया, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपको इस तरीके के स्टॉक्स पिक करने हैं और उनमें बैठना है बेसिकली। चलिए रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स बता देता हूँ, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स में कोफोर्ज, ये अच्छे मार्जिन और कमेंट्री से भागा शेयर, और सुबह बिग स्टॉक्स में हमने बात की थी कि हीरो ऑफ द डे होगा। इसके अलावा आप देखें SRF, ये भी बढ़िया नतीजे, और कौन कॉल ठीक ठाक हुई, कौन कॉल एक्चुअली मिक्स थी। कौन कॉल बढ़िया होती तो ये स्टॉक आज 15-16% भाग चुका होता, लेकिन फिर भी ठीक है। यहाँ भी हमने बात की थी आज सुबह की हीरो ऑफ द डे रह सकता है ये स्टॉक। वोडाफोन आइडिया, यहाँ लगातार पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, और उसके बाद फाइनली अब ये FPO प्राइस के ऊपर सेटल हुआ है, तो इस वजह से यहाँ पर एक अच्छे मूव। इसके अलावा लुपिन, कल का हमारा चार्ट GPT वाला स्टॉक था, इसके बाद लुपिन भागा, अच्छा नतीजों से पहले थोड़ा सा मूव आए। फिसड्डी स्टॉक्स में LNT, ऑब्वियसली सुबह पीके नतीजे से ये स्टॉक गिरा, और सुबह बिग स्टॉक में हमने आशंका जताई थी कि स्टॉक गिर सकता है। मीशो में आज बड़ी अजीब सी गिरावट है, हाई वॉल्यूम के साथ मीशो आज स्टॉक गिरा है। कोई कारण तो मुझे नज़र नहीं आया, लेकिन 5% के करीब और वेरी हाई वॉल्यूम्स, 6 करोड़ के करीब वॉल्यूम हुए हैं। आज के डिलीवरी वॉल्यूम्स देखने होंगे यहाँ पर। और ग्रो, रिकॉर्ड ऊंचाई से ग्रो का स्टॉक थोड़ा सा फिसला, तो ये कुछ आपके लिए स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स। चलिए ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। और क्योंकि मार्केट इन ग्रीन ट्रेड कर रहा है, तो शुरुआत करेंगे तेजी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ। कहाँ सबसे ज़्यादा खरीदारी आज के सेशन में होती हुई नजर आई है, आपके स्क्रीन पर आएगा। फार्मा स्पेस में अच्छी खासी रौनक है, और हमने कल चार्ट GPT में एज ए फार्मा स्पेस को कवर किया था। डॉक्टर रेड्डीज देखिए 4.5% अप है आज के सेशन में। इंटरग्लोब एविएशन, ये भी बिग स्टॉक्स में शुमार किया गया था इसको, और क्रूड में नरमी का एक असर देखने को मिला है, 3.5-4% अप। ये ट्रेंड यहाँ पर अच्छी तेजी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। पैनल ने पिक भी किया था, लगभग 0.25% उछल गया। सिप्ला गिन फार्मा स्पेस से आपको नजर आएगा, जो कि 0.3% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। कोफोर्ज आज का हीरो ऑफ द डे, नतीजे अच्छे थे और स्ट्रीट ने किया है रिवॉर्ड, वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है, 9.5% की तेजी। SRF, ये सारे बिग स्टॉक्स और चार्ट GPT के काउंटर्स दिखेंगे आपको 8.5% की तेजी आफ्टर रिजल्ट्स के बाद। मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नजर आई। आगे शो में समझेंगे कि SRF पर मैनेजमेंट ने क्या कहा है और क्या करना है। 8.5% तेज है आज। येस बैंक चढ़ गया, 6.5% ज़्यादा की तेजी के साथ कर रहा है कामकाज। और फोर्स मोटर्स पिछले कुछ सत्रों से अच्छी परफॉर्मेंस, 6.5% की तेजी के साथ इसने भी जगह बनाई है गेनर्स में। लेकिन LNT नतीजों के बाद टूटा, फीके थे नंबर, और लगभग 0.3% का डेंट पड़ा है। ONGC, जाहिर तौर पर क्रूड नरम होता है तो उसका उल्टा इम्पैक्ट पड़ता है इस पर, लगभग 0.2% की गिरावट। रिलायंस काफ़ी चला, लेकिन आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है, लगभग 0.2% की गिरावट। और टाइटन भी आज थोड़ा टूट रहा है, 1% नीचे आपको दिखेगा कामकाज करते हुए। वायदा में अगर आप देखें तो एक्साइड ये भी चला था, आज मुनाफा वसूली का शिकार हुआ है, लगभग 0.3%। यूनाइटेड स्पिरिट्स टूट गया 3.5%। सुजलॉन एनर्जी आज इस पर डेंट पड़ा है 2.5%। और ऑयल इंडिया गेन लगभग 0.4% की गिरावट के साथ कामकाज कर रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि कार्यक्रम में होगा क्या। तो हमारे साथ जुड़ेंगे फंडामेंटल राय देने के लिए जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के गौरांग शाह जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, चंदन तापड़िया, विकास सालुंखे, आशीष कयाल और अरुण कुमार मंत्री जी से। 2:20 पर आशीष बताएंगे आपको कि नतीजों के बाद क्यों दौड़ा कोफोर्ज। 2:30 बजे हीरो मोटो पर बुल वर्सेस बेयर लेकर आएंगे आशीष और नुपुर। 2:35 पर नुपुर बताएंगे आपको कि SRF ने क्यों पकड़ी रफ्तार। 2:40 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आपको वोडाफोन आइडिया लगातार एक्शन में क्यों है। 2:45 पर BSE के नतीजों का अनुमान बताएंगे आशीष। साथ ही दीपाली राणा बताएंगे आपको भारत फोर्ज का प्रीव्यू। साथ ही ब्रिटानिया का अनुमान लेकर आएंगी नुपुर, और साथ ही ल्यूपिन के नतीजों का प्रीव्यू करेंगे कंचन। 2:55 पे बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर NCIO गुरमीत चड्ढा जी। 3:10 पर स्ट्रैटेजी, 3:15 पर डीलिंग रूम चेक, और 3:20 पर होगा BTST STVT कॉल्स। ओके, चलिए हमारा पैनल तैयार है, उनसे बात करेंगे। गुड आफ्टरनून आप सभी को। गाबा सर बताइए इस समय की आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून। इस समय जो ट्रेड नजर आता है मुझे वो है एशियन पेंट्स। सेटअप सही है, बेस भी बढ़िया है। ट्रेड करें 2493 पर एशियन पेंट्स, और मेरे ख्याल से एशियन पेंट का स्टॉप लगाना है 2473, 20 रुपए का स्टॉप है। टारगेट कल तक पॉसिबल है 2530 के एशियन पेंट्स। गाबा से को एशियन पेंट्स पसंद आ रहा है, खरीदारी के राय इन स्तरों पर। मानस जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी।
गुड आफ्टरनून शेयर जी। तो देखिए, मदरसन पे खरीदारी करनी है। स्टॉक ने अपने 10-20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो आई थिंक जो शॉर्ट टर्म बॉटम अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने बनाया है 120 के आसपास, और अब यहाँ से एक नई रैली देखने को मिल सकती है। तो करंट लेवल्स पे मदरसन में खरीदारी करेंगे। 122 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे। 132 रुपए 132 के टारगेट सेट करेंगे। चाहे तो 125 125 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 3 रुपीज 90 पैसे के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में खरीदारी करेंगे और 8 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके। इनफैक्ट गाबा सर ने एशियन पेंट्स लिया था ना, एक बार एशियन पेंट्स का इंटरडे चार्ट दिखाइएगा। और सिर्फ एशियन पेंट्स नहीं श्रेया, मैं आपको 3-4 चार्ट्स और दिखाता हूँ। इंटरग्लोब एविएशन का इंटरडे चार्ट देखिएगा, HPCL का इंटरडे चार्ट देखिएगा। कहीं ना कहीं हम आई थिंक पिछले 2-3 दिन से बात कर रहे हैं, तेल से जुड़े हुए स्टॉक्स में बड़ी वाली गिरावट जो थी वो अब खत्म हो चुकी है। अब आप देखें, जब तेल इतना ऊपर आ रहा है तब भी इन स्टॉक्स ने गिरना बंद कर दिया, और स्पेशली वो स्टॉक्स जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा है अब उन लेवल्स पर आ गए हैं। अच्छा, अब तो तेल और नीचे आ गया, 106 पर आ गया है। बड़ा पॉजिटिव है, तो अगर 100 के नीचे आ जाएगा तो बड़ा पॉजिटिव होगा हमारे लिए। तो ये एक पॉजिटिव होगा। खैर एनीवे, बाकी की ट्रेड्स पर आते हैं। विकास जी, गुड आफ्टरनून। विकास जी, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून जी। देखो, ओवरऑल मार्केट का सेटअप यहाँ पे पॉजिटिव है। मुझे लगता है बैंकिंग में HDFC बैंक में एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे कैरी होते हुए देखने मिल रहा है। मुझे लगता है ऊपर में 810 के आसपास का एक अच्छा आपको यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकता है। 770 का भी यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना है। एक अच्छा बेस यहाँ पे देखने मिल रहा है, और जिस हिसाब से आज के दिन में पूरा मोमेंटम इसमें कैरी होते हुए देखने मिल रहा है, और एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन है, उसका एक फ्रेश ब्रेकआउट 880 के ऊपर ये देखने मिल रहा है। तो मुझे लगता है HDFC बैंक यहाँ पे बाय करना है। 810 का टारगेट और 770 का स्टॉप लॉस। HDFC बैंक 1% ऊपर है आज के सेशन में, इनफैक्ट 0.2% डेज हाई पे कर रहा है कामकाज। विकास जी ने पिक किया, इसको खरीदारी करनी है आपको। आशीष कयाल जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपकी पिक क्या होगी? देखिए, यहाँ पर ग्रेविटा इंडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आया। इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को निकाल दिया। 2-3 दिन में वॉल्यूम्स काफी अच्छे पिकअप हो रहे हैं, तो मोमेंटम बना हुआ है। मेरे ख्याल से ओवरऑल स्मॉल कैप मिड कैप सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल बाइंग काफी अच्छी नजर आ रही है। मिड कैप इंडेक्स टू निफ्टी रेशियो भी अगर आप देखते हो तो वो नए हाई पे चल रहा है। तो ऐसे में चलते हुए लार्ज कैप में से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस मिड कैप या स्मॉल कैप में मिल सकता है। तो ग्रेविटा इंडिया में ऊपर में टारगेट जो है वो 1875 का है, और जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो 1145 का लगाना होगा। ओके, आप चलते हैं अरुण मंत्री जी के पास। अरुण जी, गुड आफ्टरनून। आपकी ट्रेड आज की। जी अनुष्का, गुड आफ्टरनून। अगेन कैपिटल मार्केट थीम के साथ ही जाना चाहेंगे। MCX में एक अच्छा ब्रेकआउट नजर आ रहा है। 2980 के आसपास है, वापस 20 डे मूविंग एवरेज से रिवर्सल देता हुआ नजर आ रहा है। MCX को बाय करें। 2942 का स्टॉप लॉस रहेगा। 3060 तक के टारगेट MCX में देखने को मिल सकते हैं। तो एज अ पोजिशनल ट्रेड MCX को लॉन्ग करके चल सकते हैं। ओके, अरुण जी को M6 पसंद आ रहा है। रिकैप बाद में करूंगी, पहले चलते गौरांग जी के पास। गौरांग जी, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा इस मार्केट में? बहुत बहुत धन्यवाद श्रेया जी, आपका मंच पर आमंत्रित करने के लिए। CNBC आवाज के दर्शकों को और आप सभी को सादर प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर पहले दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज दोपहर इस कार्यक्रम में रखेंगे श्रेया जी, ये बुनियादी तर्क के आधार पर लंबी अवधि के लिए है। इसमें हमारी कंपनी जियोजेट तथा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का हितों का टकराव। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। बुनियादी तर्क के आधार पर अभी अनुज भाई चर्चा कर रहे थे LNT को लेकर के, और मेरा ये मानना है, ये मेरा निजी मानना है कि आप कैपिटल गुड्स इंजीनियरिंग स्टॉक्स को जब आप निवेश करते हैं तो तिमाही दर तिमाही अगर आप आकलन करेंगे तो कभी कभी वो आकलन गलत हो जाता है। और ये गिरावट जो हम देख रहे हैं करीबन 2.5% के आसपास की, ये खरीदारी का मौका है। पहले तो अगर निवेश है तो बने रहे, और अगर आपके पास निवेश लायक पूंजी है तो और जोड़ सकते हैं। और अगर आप मौका चूक गए तो इस गिरावट का लाभ उठा करके लंबी अवधि के लिए निवेश करें। इस तरह से शुरुआत कीजिए, गिरावट पर जोड़ते जाएं। अनुमानित लक्ष्यांक श्रेया जी करीबन 4560 के आसपास का है। अगर आने वाले भविष्य के नतीजे बेहतर आए तो इस लक्ष्यांक में ऊपर की तरफ के परिवर्तन। चलिए, मीनवाइल एक बार जरा मार्केट लेकर आइए आप। निफ्टी देखिए किस तरीके से एकदम से सर्ज आया यहाँ पर,
और अब हम एकदम से डे हाई पर आए हैं 24,242 और बैंक निफ्टी लेकर आइए आप जरा एक बार श्रेया। और ये देखिए बैंक निफ्टी एकदम से 55,540 किस तरीके से हम एकदम से डे हाई पर आए हैं। और इसका सबसे बड़ा फैक्टर रहा है ब्रेंट क्रूड। जिस तरीके से बाहर ब्रेंट क्रूड दिखाइएगा, जिस तरीके से हम वापस 106 पर आए हैं, 108 वाला 106 हुआ एकदम से, उसके बाद ये इस तरीके की गिरावट आई। और ये वो वाला मूव है जो सुबह हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में आज 55,500 के टारगेट जो थे हमारे वो अचीव होने चाहिए। और निफ्टी में अभी भी हम उस 24,350 के जोन तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन फिर भी अब हम डे हाई पर पहुंच गए हैं। और एकदम से जिस तरीके से एकदम से तेज़ी आई है, और डॉलर रुपये देखिए उसमें भी काफ़ी शानदार मूव आ रहा है एकदम से। राइट 3.5% करेक्ट हो चुका है क्रूड यहाँ पे नरम पड़ता हुआ, और साथ ही रुपया दिन के ऊपरी स्तरों पर सर। तो ये जो मूव लग रहा है आपको मार्केट में, जो 55,500 के करीब पहुंच चुके हैं, इंपॉर्टेंट लेवल था, अगर वो ब्रीच करते हैं, साथ ही अगर मान लीजिए सर अभी तो 1 घंटा बाकी है क्लोजिंग को, अगर डेज हाई पर क्लोज होते हैं तो कितना बड़ा पॉजिटिव होगा, और ऐसे में क्या लॉन्ग कैरी करेंगे, फिर क्या समीकरण होंगे फिर? नहीं देखिए, मार्केट में एक चीज़ तो क्लियर है कि अब जो डाउन साइड है वो प्रोटेक्टेड हो चुकी है 23,800 निफ्टी पर और 54,500 बैंक निफ्टी पर। आज तीसरा दिन रनिंग है जब बैंक निफ्टी ने 54,500 डिफेंड करा है, और आज तो बैंक निफ्टी ने 55,500 54,500 दोनों हिट कर दिया है ना। मतलब 55,500 55,600 की आज सुबह की हमारी कमेंट्री थी। और सच बताऊं ना, आज बैंक निफ्टी के पास कोई कारण नहीं था ना चलने का। ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से पिछले कुछ मिनटों में एकदम से मूव आया है, ये इसने आई थिंक सबको पता है कि इनको ट्रैप किया होगा। जिनको लग रहा था कि मार्केट में वापस वही ट्रेंड है, रैली टिक नहीं रही, शॉर्ट कर दीजिए, और उसके बाद उन्होंने शॉर्ट करने की कोशिश की होगी, और उसके बाद 1000 पॉइंट की रैली आ गई बैंक निफ्टी में, और रुक नहीं रहा बैंक निफ्टी। एक बार जरा बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन दिखा दीजिए। और मीनवाइल सीजी पार के भी नंबर्स आ रहे हैं, वो सब बाद में देखेंगे, अभी इस समय तो मार्केट की रैली एंजॉय करने का समय है। एक बार बैंक निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखिए जरा, और देखिए HDFC बैंक 260 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, ICICI बैंक का 260 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, HDFC बैंक का 240 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन, 1000 पॉइंट की रैली बैंक निफ्टी में। इंट्राडे दिखा दीजिए जरा इन सब दोनों स्टॉक्स को, HDFC बैंक और ICICI बैंक दोनों को एक बार इंट्राडे में दिखाइए किस तरीके से ये स्टॉक्स भागे हैं। अभी हम बात कर रहे थे इन स्टॉक्स में कि हायर लेवल पे देखिए प्रेशर आ रहा है, लेकिन देखिए किस तरीके से। और इशू क्या है ना, निफ्टी में सारा का सारा मामला 3-4 स्टॉक्स का है। 3-4 स्टॉक्स हैं जिनका 30-35% वेट है। अगर वो 3-4 एक साथ चल जाएंगे तो निफ्टी उस तरीके से चल जाएगा। और देखिए अब 55,600 पर निफ्टी बैंक, और निफ्टी में भी शानदार मूव। निफ्टी 24,300 होने के कगार पर है, ऑलमोस्ट पहुंच गया वहां तक 24,286 पर। शानदार मूव इस समय मार्केट में आते हुए। ये अब वो मूव है जो एक्सपेक्टेड था, ये सुबह एक्सपेक्टेड था मूव। सुबह हमारी इसी मूव की एक्सपेक्टेशन थी कि आज बैंक निफ्टी कमाल करेगा। देर लगी, लेकिन चलिए देर आए दुरुस्त आए, कम से कम आए तो सही। चलिए अब कुछ और स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। आज का हीरो ऑफ द डे कोफोर्ज, ऐसा क्या पसंद आया मार्केट को? हालांकि डॉलर रेवेन्यू में कोई ऐसा कुछ खास नहीं था, लेकिन बाकी बहुत कुछ चीजें थी जो मार्केट को अच्छी लगी। आशीष से समझ लेते हैं। आशीष, गुड आफ्टरनून। सच कह रहे हो आप। और सुबह हमारी बिग स्टॉक्स में चर्चा हो रही थी तो सबकी बारीकी में डिस्कशन हुआ भी था। और बता देता हूं, पहले तो नंबर्स से पहले की स्थिति समझिए। पिछले साल जून का समय था जब कोफोर्ज ने अपने 52 हफ्तों के हाईस छुए थे तकरीबन 2,000 रुपए के। वहां से ये स्टॉक ऑलरेडी 40-42% गिर के कल की क्लोज पे कामकाज करता हुआ नजर आ रहा था, तो काफी प्रेशर झेल चुका था। नंबर्स आए बाजार बंद होने के बाद। पहले कांस्टेंट करेंसी का परफॉर्मेंस आपकी स्क्रीन पर रखता हूं। Q4 में कांस्टेंट करेंसी में आए में 2% का उछाल देखने को मिला। पॉजिटिव था, लार्जली इन लाइन रेवेन्यू परफॉर्मेंस था। पर उस रेवेन्यू परफॉर्मेंस के साथ बाकी इंटरनल्स देखिए। वो रेवेन्यू परफॉर्मेंस के साथ आया एक स्ट्रॉन्ग बीट मार्जिन्स में। Q on Q 230 बेसिस पॉइंट्स मार्जिन्स एक्सपैंड हुए। $650 मिलियन के फ्रेश ऑर्डर इनटेक Q4 में देखने को मिले। 5 नई डील्स इस कंपनी ने साइन करी। इवन Q on Q कर्मचारियों की संख्या बढ़ रही है। बाजार उस मैट्रिक्स को भी देखता है। ये तो Q4 की कहानी थी।
पूरा फाइनेंशियल ईयर की मैपिंग आपकी स्क्रीन पर आएगी। रुपए में, डॉलर टर्म्स में दोनों रख दिए ग्रिड के फॉर्म पे आपकी स्क्रीन पे। 36% आय बढ़ी, 77% EBITDA बढ़ा, 92% मुनाफा साल दर साल बढ़ता हुआ नजर आया और ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आई, मटीरियल इंप्रूवमेंट इन मार्जिन। 430 बेसिस पॉइंट फाइनेंशियल ईयर में मार्जिन कोफोर्ज ने इंप्रूव करके दिखाए। अब आइए FY27 आउटलुक पे। इस समय ऑर्डर एग्जीक्यूटेबल यानी कहने अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक खड़ी है $2.25 बिलियन की। ये कंपनी कह रही है, मैनेजमेंट कह रहा है FY27 में हम रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ डिलीवर करेंगे और 20.5% प्लस EBITDA क्लॉक करेंगे। पर्सपेक्टिव में रखता हूं, FY26 का EBITDA मार्जिन है 18.5% का। 200 बेसिस पॉइंट से ज्यादा और मार्जिन यहां से इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। यही नहीं, फ्री कैश फ्लो, आसान शब्दों में सारे खर्चों के बाद जो आपके पास लेफ्ट ओवर कैश बचता है, फ्री कैश फ्लो साल दर साल 68% का जंप 5 साल फ्लैट रहने के बाद। और ये तब हो रहा है जब साबरे कॉर्पोरेशन की वो डील करी जिसमें कोफोर्ज को भी इन्वेस्ट करना है। और ये कह रहे हैं कि फ्री कैश फ्लो टू पैट जो है FY27 में 100% के ऊपर होगा। वो दिखा रहा है किस तरह की एफिशिएंसी के साथ ये बिजनेस रन किया जा रहा है। पॉजिटिव्स, रेवेन्यू इन लाइन था पर स्ट्रॉन्ग बीट मार्जिन्स पे था। फ्री कैश फ्लो में कंटिन्यूड इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। एग्जीक्यूटेड अनएग्जीक्यूटेबल ऑर्डर बुक बेहद स्ट्रॉन्ग खड़ी हुई है, वो कंफर्ट दे रही है स्ट्रीट को। FY27 का गाइडेंस और जिस तरह के मार्जिन्स की बात हो रही है, आई एम श्योर AI लीवर्स का भरपूर इस्तेमाल किया जा रहा है इनके परफॉर्मेंस में। और जिस तरह का करेक्शन आया था उसके बाद कुछ हद तक वैल्यूएशंस रीजनेबल हो चले थे इस ग्रोथ को देखते हुए। ब्रोकरेजेस का ग्रिड भी रख देता हूं, जो आज सुबह श्रेया मेंशन भी कर रही थी। क्या अपडेट्स हैं नंबर्स के बाद ब्रोकरेजेस के? मीनिंगफुल अपसाइड्स हैं। ये 45% से लेकर 80% का अपसाइड कल की क्लोज के हिसाब से। ये ब्रोकरेजेस का रिव्यू पोस्ट नंबर्स। अच्छे नंबर्स थे, अच्छे नंबर्स, अच्छे उससे कहीं ज्यादा इंटरनल थे, इसीलिए इस तरह का थम्स अप आता हुआ। ऑलराइट, शुक्रिया आशीष। मीनवाइल एक्सियोस पर ये खबर आई जिसके बाद मार्केट में पंख लगे और एक्सियोस ये कह रहे हैं कि US और ईरान युद्ध खत्म करने के लिए लगभग सहमत हो गए हैं। वो लगभग याद है ना आपको, वो 1 पेज मेमो की बात हो रही है कि 1 पेज मेमो के साथ युद्ध खत्म करने की बात हो रही है। और देखिए ये इसी वजह से इस तरीके का मूव आया। और ब्रेंट क्रूड देखिए आप, और सच बताऊं तो अगर ब्रेंट क्रूड इस तरीके से इसी तेज़ी से और गिरा श्रेया, अब कितने पे आ गया ब्रेंट क्रूड? 106 तो मैंने लास्ट देखा था, एक बार रखते हैं स्क्रीन पर। 103 ब्रेंट क्रूड, 103 ब्रेंट क्रूड। मैं कह रहा हूँ अभी ना ये सब स्टॉक्स में HPCL, BPCL, IOC में मुझे लग रहा है बहुत बड़े मूव्स आएंगे, क्योंकि एक यही स्पेस है जो नहीं चली है अब तक और इनमें सब में बड़े मूव्स आने की तैयारी हो रही है। एशियन पेंट्स देख लीजिए आप, पिडिलाइट ले आइए, इंटरग्लोब एविएशन ले आइए एक बार जरा, और क्रूड को रखिए जरा इस पर नीचे ना, इसमें एक क्रूड भी लगा दीजिए निफ्टी के साथ साथ, जो दिखता रहे हमको। 103, 104 कहाँ हम शो की शुरुआत की थी तो 108, 109 पर थे और आप देखिए आप किस तरीके से यहाँ पर मूव आ रहे हैं। और बैंक निफ्टी लेकर आइए, और बैंक निफ्टी देखिए पूरी की पूरी मैक्रो ट्रेड है। डॉलर रुपये लेकर आइए एक बार जरा, एक बार डॉलर रुपये लेकर आइए, उसको भी देख लेते हैं एक बार वो कहाँ पर है इस समय। 94.70 डॉलर रुपये, ये देखिए किस तरीके से 95.12। देखिए मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं सच बता रहा हूँ, मैं ये बैंक निफ्टी की जो मैक्रो ट्रेड है ना वो बहुत ब्यूटीफुल होती है, बहुत ब्यूटीफुल होती है। अगर आप इसको सही से पकड़ सकें तो। लगातार 4-5 दिन से हम बैंक निफ्टी पे नेगेटिव थे, आज सुबह क्यों पॉजिटिव हो गए? आज सुबह क्योंकि ये समीकरण देख के लग रहा था कि आज बैंक निफ्टी कुछ कमाल करने की तैयारी कर रहा है और उसके लिए मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था श्रेया। मैं इनफैक्ट बहुत डिसअपॉइंटेड था। मैं तो सच बताऊँ तो मैं तो ट्रोलिंग के लिए भी तैयार था कि क्योंकि 55,500 की हमने बात की थी कि आज 55,500 आ सकता है बैंक निफ्टी पर, वो नहीं आया तो, लेकिन अब तो 55,800 आ गया। तो कहते हैं ना जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अब देखिए 55,800 आ गया बैंक निफ्टी पर और रुकने को तैयार नहीं है। HPCL लेकर आइए 7% ऊपर, BPCL लेकर आइए। आई थिंक इन सब स्टॉक्स में मुझे लग रहा है कि अब बड़ा मूव आएगा। और ध्यान रखिएगा ये एक्सियोस की रिपोर्ट है, ये एक्सियोस की रिपोर्ट है, अभी तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है इस पर, लेकिन वो एक्सियोस की रिपोर्ट के बाद, और एक्सियोस नॉर्मली पहले भी इनकी रिपोर्ट्स सही रही हैं तो इस वजह से मार्केट को थोड़ा उस रिपोर्ट पर कॉन्फिडेंस है और उसके बाद से आप इस तरीके का मूव देख रहे हैं। और क्लियरली एक कॉमन 102.86 ब्रेंट, मैं बार बार दिखाता रहूँगा आपको, ब्रेंट लेकर आइए एक बार जरा। 102.86 100 के नीचे जा रहा है लग रहा सर आज।
100 के नीचे आ जाए तो देखिए सब ठीक रहा तो इस शो में 100 के नीचे आ जाए, हो सकता है। अब पता नहीं मुझे इसका सर्किट कहाँ पर होता है, क्योंकि कमोडिटी है तो इसमें कई बार जो बेस प्राइस होता है वो उसके हिसाब से सर्किट तय होता है। तो अब ऑलरेडी पता नहीं, मुझे लगता नहीं 102.86 पर रुक गया है मेरे ख्याल से शायद। आई डोंट नो इफ ये इसका लोअर सर्किट है या नहीं है, पता नहीं कुछ टेम्प्रेरी हॉल्ट है या नहीं है। 6.5 हाँ ठीक है, 102.98, लेकिन जो भी है 103 के नीचे आ गया। यूएस फ्यूचर्स में भी बड़ी रैली आ रही है, पूरी की पूरी एशियन मार्केट में एक अच्छी खासी रैली आ रही है आपको इस समय देखें आप तो। लेकिन गौरांग जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज लपक लें क्या अब इन लेवल्स पर? गौरांग जी आप म्यूट पर हैं। क्षमा चाहता हूँ अनुज भाई। ये एक शब्द जो है ना वो बहुत ही विचलित शब्द है। शायद देखिए बातें पहले भी हुई है, हम सब चाहते हैं अनुज भाई कि इस बिना दिमाग के युद्ध का और जो खून खराबा हुआ है, जो जान माल को नुकसान हुआ है, ये खत्म होना चाहिए। लेकिन दोनों पक्ष जो है अमेरिका और ईरान एक दूसरे के ऊपर विश्वास नहीं करते, और ऐसी परिस्थिति में अगर कोई निवारण निकलना हो तो सबसे पहले विश्वास जरूरी होता है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो खबर आई है एक्सिस की तरफ से ये वास्तविकता में सत्य साबित हो और शांति प्रस्ताव पर हस्ताक्षर और मोहर लग जाए। ये एक अच्छी बात होगी। दूसरी बात, ये जो हम कच्चे तेल में गिरावट कर रहे हैं, आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पर खरीदारी की राय है। इसकी विपरीत चाल अभी आप देखेंगे तो ओएनजीसी, गेल, ऑयल इंडिया जैसी कंपनियां में रुझान जो होगा वो नीचे की तरफ होगा, क्योंकि बढ़ते हुए कच्चे तेल के दाम एक्सप्लोरेशन कंपनीज के लिए अच्छे होते हैं और गिरते हुए कच्चे तेल के दाम ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए अच्छे होते हैं। तो ये विपरीत परिस्थिति, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि वास्तविकता में सत्य साबित हो और बहुत जल्द इसका प्रमाण पत्र हमें मिल जाए अनुज भाई। ओके, फिलहाल तो मार्केट में अच्छी खासी तेजी है, हम डेज हाई पर कर रहे हैं कामकाज और ऐसे में पूरा ऑयल मार्केटिंग स्पेस रखे फोकस में। चलिए फटाफट से कैश कॉल भी ले लेते हैं, वक्त हो चुका है उसका। गाबा सर, विकास जी और आशीष जी से लेंगे हम कैश कॉल। तो गाबा सर बताइए, कैश में कौन सा स्टॉक? गुड आफ्टरनून टू यू श्रेया। स्टॉक का नाम है किम्स, KIMS। ट्रेड करा है 706, बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। स्टॉप लगाएंगे 697 का, 3 और 6 9 रुपए का। टारगेट होगा 720 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 740 तक ये जोन है, वहां तक जाना चाहिए किम्स KIMS, लेकिन फर्स्ट टारगेट 720। ओके चलिए अब इन फ्लैशेस को हटा देते हैं। पॉलीकैब के नंबर्स आए हैं, पर पॉलीकैब के नंबर्स दिखाइएगा। पॉलीकैब के नंबर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एक्चुअली ऑन पेस ऑफ इट। एबिडा नंबर में करीब 100 करोड़ की बीट है, नेट प्रॉफिट में भी अच्छी खासी बीट है और 773 करोड़ का प्रॉफिट है। 693 करोड़ का एस्टिमेट था। कल KI के नंबर थोड़े डिसअपॉइंटिंग आए थे तो उसके बाद लग रहा था कि पॉलीकैब में क्या होगा, लेकिन पॉलीकैब के नंबर्स अच्छे हैं और एबिडा और मार्जिन 13.1% वर्सेस जो पोल था 12.9% का, तो उस हिसाब से काफ़ी शानदार, अभी तक तो काफ़ी शानदार नंबर्स लग रहे हैं ये पॉलीकैब के। चलिए कैश कॉल्स पर वापस आते हैं। आशीष जी आपकी कैश कॉल। देखिए यहाँ पर ओवरऑल अगर रुझान देखा जाए तो निपॉन लाइफ इंडियन एसेट मैनेजमेंट नैम इंडिया के नाम से काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्टॉक के अंदर आया और गुंजाइश है यहाँ पर ऊपर में हम करीबन 1180 के लेवल्स देख सकते हैं। नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पर 1065 का लगाना होगा। नैम इंडिया ये हमारे स्पॉटलाइट में भी आज इसको लिया गया था और डेज हाई पर कर रहा है कारोबार 4% ऊपर। विकास जी आपका कौन सा होगा कैश कॉल? मेरा इटरनल मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहा है, वापस यहाँ से एक अच्छा मूव कर सकता है। 270 के टारगेट यहाँ पे आते हुए दिखने मिल सकते हैं। 248 का एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंट्राडे बेस पे एक अच्छा सपोर्ट बन चुका है, तो 248 के स्टॉप लॉस से इटरनल को बाय करना है 270 के टारगेट के लिए। ओके, मीनवाइल पॉलीकैब वापस रखिएगा एक बार ज़रा, और वन वे मूव आ रहा है पॉलीकैब में, और एक बार इसका एक हफ्ते का चार्ट रखेंगे पॉलीकैब का। आई थिंक मार्केट में कुछ रैली तो ऑलरेडी हो चुकी थी, कल ऑब्वियसली थोड़ा सा करेक्शन आई थी पूरे के पूरे सेक्टर में, लेकिन एक हफ्ते का चार्ट रखेंगे अगर पॉलीकैब का तो करीब 6% चला है, लेकिन नंबर्स अच्छे हैं पॉलीकैब के। एक पॉलीकैब पे व्यू ले लेते हैं, चार्ट चेक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मानस जी आपने ट्रैक किया तो काफ़ी अच्छे से पॉलीकैब, क्या व्यू रहेगा स्टॉक पर? देखिए 2 दिन पहले ही यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिला था, कल गैप डाउन देखने को मिला, लेकिन वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला। आज ब्रेकआउट है जिसके टारगेट 8800 के आसपास के आते हैं, तो अगर एक ट्रेड लेना होगा तो वो लॉन्ग साइड पे होगा। 8350 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है पोजिशनली।
ओके, चलिए पॉलीकैप की बात होगी। अब बात करते हैं एसआरएफ की। आज बाजार में शानदार रैली है एसआरएफ के स्टॉक में। नंबर्स अच्छा है, प्लस कॉन कॉल हुई। कॉन कॉल थोड़ी मिक्स थी, हालांकि नूपुर के पास चलते हैं और जानते हैं पूरी डिटेल्स। नूपुर बताइए। बिल्कुल कौन कॉल मिक्स थे, लेकिन पॉजिटिव साइड पे ज़्यादा यहाँ पे आउटलुक मैनेजमेंट की तरफ से आते हुए दिखा। नंबर्स काफ़ी अच्छे थे और सुबह से सीएनबीसी आवाज़ पे हमने आपको लगातार बताया कि आज हीरो ऑफ द डे रह सकता है स्टॉक। इनफैक्ट कौन कॉल के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा और मैनेजमेंट की बॉडी लैंग्वेज देखें ना तो वो पॉजिटिव साइड पर आपको ज़्यादा दिखेगी। हालांकि जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स तो सारी कंपनीज़ के लिए वही मैनेजमेंट ने हाईलाइट किया है, उसके बावजूद मैनेजमेंट का कहना है कि हम आउट परफॉर्म करते हुए दिखेंगे। नंबर्स क्विकली बता देते हैं। क्वार्टर 4 में मुनाफा 11% से बढ़कर आते हुए दिखा। आय में 7% की बढ़त थी। एबिटा लेवल पर कामकाजी मुनाफा देखें तो 7% की ग्रोथ यहाँ पर भी रही। सेगमेंटल परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी। टेक्निकल टेक्सटाइल में 63% की ग्रोथ देखने को मिली। केमिकल्स में भी देखें तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे करीबन 60% की ग्रोथ यहाँ पर भी आई और पैकेजिंग में भी देखें तो 60% की ग्रोथ आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। कॉन्फ्रेंस कॉल में ग्लोबल माहौल पर तो ऑब्वियसली चिंता जताई है, मैनेजमेंट ने अनसर्टेनिटी की बात कही है, लेकिन उसके बावजूद उनका कहना है कि एचएफसी प्रोडक्ट और कैपेसिटी बढ़ाने पर कंपनी का फोकस बना हुआ है। 23 करोड़ का केपेक्स का भी अनाउंसमेंट कंपनी ने किया था और FY27 में एक बड़ा बदलाव कंपनी करेगी। अपना जो प्रोडक्ट मिक्स है वो बदलती हुई नजर आएगी, जिसकी वजह से मार्जिन्स को सपोर्ट आगे चल के मिलेगा। कॉस्ट कंट्रोल कंपनी के हाथ में है तो उस पर फोकस करेगी, क्योंकि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स की वजह से जो रॉ मटेरियल के प्राइसेस है वो इम्पैक्ट हुआ है, उसकी वजह से मार्जिन्स पर इम्पैक्ट दिखता है। लेकिन कॉस्ट कंपनी के हाथ में तो उसका लेवरेज यहाँ पर आगे चल के कंपनी लेती हुई नजर आएगी। वेस्ट एशिया में कंपनी के सेल्स में थोड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है, लेकिन उसके बावजूद कंपनी ने कहा है कि जो केमिकल सेगमेंट है वहां पर 15 से 20% की रेवेन्यू ग्रोथ FY27 में देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से सुबह जेफरीज की तरफ से पॉजिटिव व्यू ही आया था, लेकिन हो सकता है कल आपको ज्यादा ब्रोकरेज हाउस की तरफ से अपडेट आते हुए दिखे और अर्निंग्स अपग्रेड यहां से देखने को मिल सकता है। पॉजिटिव लैंग्वेज थी बॉडी लैंग्वेज मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल में। ओके, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज और वो असर भी देखने को मिल रहा है। शुक्रिया नुपुर जानकारी के लिए और सारे हाइलाइट्स बताने के लिए। एसआरएफ डीज हाई पर 8% अप आज के सेशन में। एक चार्ट चेक एसआरएफ पर और इनफैक्ट चंदन जी हमारे से जुड़ रहे हैं। अब चंदन जी, गुड आफ्टरनून और स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पहले बताइए एसआरएफ कैसा लग रहा है आपको, क्या इन लेवल्स पर देखा जा सकता है, फिर उसके बाद आपकी ट्रेड क्या होगी? जी नमस्कार श्रेया जी। देखिए काफी अच्छी रिकवरी बाजार में देखने को मिल रहा है और जियोपॉलिटिकल कंसर्न ईज आउट होते हैं तो इंटर मार्केट स्टडीज में हर तरह से एक बाय सिग्नल मिलेंगे। कहीं ना कहीं इंडेक्स 24,444 24,700 की तरफ तैयार हो रहा है। एसआरएफ की हम बात करें तो एसआरएफ में राउंडिंग फॉर्मेशन बने हैं और आई थिंक पिछले लगभग 54-55 दिनों के बाद में 50 डेमा निकाला है और आज के दिन जो ब्रेकआउट हुआ था वो गैप अप हुआ था और लगभग 40 लाख के वॉल्यूम के साथ आज का प्राइस बिहेवियर देखने को मिला है। तो मेरा ऐसा मानना है कि शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुके हैं, मोमेंटम बनने चाहिए। एज ऑफ नाउ 2675 2675 के आसपास के सपोर्ट होंगे, ऊपर में लगभग 2820 तक के टारगेट के लिए। अब मेरी तरफ से ट्रेड देखें तो मैं ऑटो एंड्स पे फोकस करूंगा। मदरसन संवर्धन पे खरीदारी की सलाह होगी। पिछले 7-8 दिनों के करेक्टिव मूव कंप्लीट हुए हैं, एग्जैक्ट की मूविंग एवरेजेस का सपोर्ट लिया है। ये मोमेंटम एक्सटेंड हो सकता है। 121 का सपोर्ट है, ऊपर में लगभग 133 तक के टारगेट मदरसन संवर्धन में बनने चाहिए। ओके, चलिए मेन वाइल एक बार HDFC बैंक दिखा दीजिए। उसमें कोई खबर आई रॉयटर्स के हवाले से कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू नहीं है और उसके बाद इस स्टॉक में भी अच्छे मूव्स हैं। खैर ओवरऑल 103 पर है अब ब्रेंट क्रूड, थोड़ा सेटल हुआ है वहाँ पर, लेकिन डॉलर रुपी रखिएगा एक बार वापस 94.67 पर इस समय डॉलर रुपी है। और ये देखिए, ये एक क्लियरली एक जिस तरीके से क्रूड नीचे आया उसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। एक काम करते हैं, अब धमाकेदार ऑप्शन ले लेते हैं। धमाकेदार ऑप्शन लेंगे हम मानस जी से, चंदन जी से, अरुण जी से। तो मानस जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। तो देखिए धमाकेदार ऑप्शन के लिए टीवीएस मोटर्स के 3600 वाले कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। 129 पे ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस आपको 99 रुपीज के नीचे लगाना है और 200 रुपए के टारगेट सेट करने हैं टीवीएस मोटर्स के 3600 के कॉल ऑप्शन में। टीवीएस मोटर ये माइनस जी की पिक हो गई ऑप्शंस में और अच्छा मूव पूरे ऑटो स्पेस में। अरुण जी, ऑप्शंस में कौन सा स्टॉक देखा आपने? जी शायद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में काफी अच्छा मोमेंटम है, वॉल्यूम्स भी काफी अच्छे देखने को मिल रहा है। तो 320 के बीपीसीएल के कॉल ऑप्शन को खरीदने की सलाह रहेगी। 11 साढ़े 11 के आसपास चल रहा है, 9 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। 15 से 16 रुपए तक के टारगेट इस ऑप्शन में देखने को मिल सकते हैं।
ओके चंदन जी, आपकी ऑप्शन पे? बिल्कुल, मैं यहाँ पे फोकस करूंगा अंबर पे। एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिला है और ये ब्रेकआउट लगभग पिछले 15-16 महीनों के बाद हुआ है। जो मोमेंटम इंडिकेट कर रहा है वो 9200-9500 तक के टारगेट को ले जाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं 8900 की कॉल पे खरीदारी की सलाह देना चाहूंगा अंबर की, और इनफैक्ट हम 9000 की कॉल भी यहाँ पे ले सकते हैं विद द व्यू ऑफ लिक्विडिटी। सो अंबर की 9000 की कॉल खरीदारी की सलाह होगी। अभी लगभग 280-286 के आसपास चल रही है, खरीदें। सपोर्ट बनेगा 220 का, ऊपर में टारगेट बनेंगे 370 के। ओके चलिए अब आते हैं आज के बुल वर्सेस बेयर पर, जिसमें आज हम फोकस करने वाले हैं एक ऐसी कंपनी पर जो जिसने काफ़ी वेल्थ क्रिएट की है पिछले 20-25 साल में, लेकिन पिछले कुछ समय में थोड़ा सा इसमें वॉलेटिलिटी रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हीरो मोटो की। और सवाल ये कि क्या आगे भी ये स्टॉक इस तरीके से वॉलेटाइल रहेगा या फिर एक वन वे मूव आएगा। इसमें तेज़ी के ट्रिगर्स आशीष बताएंगे और मंदी के ट्रिगर्स नूपुर बताएंगे। चलिए बुल वर्सेस बेयर ऑन हीरो मोटो को। सर मैं ही शुरुआत कर देता हूं। और ये कंपनी बड़ी खास है। भारत में देखें तो इससे बड़ा टू व्हीलर स्पेस में कोई दूसरी कंपनी है ही नहीं। अच्छा, भारत नहीं, 25 साल से लगातार पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। इसके ऊपर आज आप बेयर बनी हुई हैं। नंबर्स बहुत बढ़िया हैं, बड़े शानदार हैं। रेवेन्यू, एबिटा, पैट, हर लिहाज से कोई कमी निकाल कर बताइए कि नतीजों में क्या खराब था। आशीष, आप हमेशा कहते हैं ना कि हिस्ट्री पे मत जाइए, आगे की सोचो। तो मैनेजमेंट ने जो कॉन्फ्रेंस कॉल में गाइडेंस दी है मार्जिन को लेके, वो टू व्हीलर बैलेंस नहीं हो पा रहा है। एक व्हील ग्रोथ का तो चलता रहेगा, लेकिन जो मार्जिन्स के कंसर्न दिखेंगे वो आपकी गाड़ी को डगमगा सकता है। उनका कहना है कि जो कमोडिटी की लागत है और नए लॉन्चेस से जो खर्च होने वाले हैं उसकी वजह से FY27 के मार्जिन्स पर दबाव रहेगा। और सिंपल सी कैलकुलेशन है आशीष, ये कारोबार करती है मास सेगमेंट में। स्प्लेंडर इसकी सबसे ज़्यादा बिकती है, जिसकी वैल्यू होती है 75,000 या 80,000 के आसपास की। उस पर 20% की प्राइस हाइक लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। मास सेगमेंट में काम करती है। वहीं प्रीमियम सेगमेंट की गाड़ियाँ होती है ना, तो 2 लाख की बाइक होगी ना तो 20,000 ईजिली ऑफसेट हो जाता है, इसीलिए मार्जिन पर दबाव दिखेगा। लेकिन प्रीमियम सेगमेंट पर कंपनी फोकस करिए। देखिए, मास सेगमेंट तो नो डाउट बहुत बढ़िया है, इनके मुकाबले तो कोई और कंपनी दूसरी है ही नहीं। लेकिन अब हार्ली डेविडसन के साथ इनकी पार्टनरशिप है और उसमें ग्रोथ और टर्न अराउंड बहुत ज़बरदस्त आ रहा है। अभी तक टर्न अराउंड में टाइम है और बाकी के जो प्लेयर्स है वो ऑलरेडी प्रीमियमाइजेशन का फ़ायदा उठा चुके। नए लॉन्चेस भी करेगी कंपनी डेफिनेटली, लेकिन उसकी वजह से मार्केटिंग कॉस्ट बढ़ेगी, फिर एक दबाव आएगा आपके कंपनी के जो मार्जिन है उस पर। तो लगातार ये मार्जिन के कंसर्न ना इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे। नुपुर, लेकिन अगर देखिए भारत में ये कम सीसी वाली बाइकें बिकनी है, मैं रूरल मार्केट की बात कर रहा हूँ जिसमें आप 125-150 सीसी की बाइकों की बात कर रहे हैं, इनका कोई मुकाबला ही नहीं है। ये अनडिस्प्यूटेड है, इस कैटेगरी में 70% ज्यादा का मार्केट शेयर ओन करके चलते हैं। सही कहा आपने, रूरल में इनकी बाइक्स बिकती है, वहीं पे प्राइस हाइक लेना बहुत डिफिकल्ट होता है। मैनेजमेंट की कॉन्फ्रेंस कॉल में ना क्लियरली था कि 15-17% से उनके कॉस्ट बढ़ गए, लेकिन प्राइस हाइक देखिए मात्र 2% ले पा रहे। अगर वहीं एनफील्ड होती ना, अभी 2-2.5 लाख रुपए की बाइक होती ना, तो 20,000 रुपए 30,000 रुपए आराम से कोई भी कंज्यूमर दे सकता था। लेकिन एक रूरल मार्केट में डोमिनेंस तो है, लेकिन प्राइस हाइक देना डिफिकल्ट है। अभी भी भारत में जितनी भी बाइकें बिकती हैं सबसे ज्यादा हीरो मोटोकॉर्प बेचता है, शायद इसी के चलते कि ये लगातार आप देखें तो कस्टमर्स ईवी में भी अभी कंपनी काफी पीछे, काफी सारे प्लेयर्स मार्केट शेयर गेन कर चुके हैं। ईवी में भी स्कूटर्स के हीरो वीडा आ गया ना, उसमें 190% की ग्रोथ आई है। बेस देखा है आपने, काफी छोटा है और मार्केट लीडरशिप भी नहीं है, उसकी मार्केटिंग की भी कॉस्ट आपको अगले साल ही नजर आएगी। लेकिन हाई ग्रोथ सेगमेंट की भी बात कर लेना आशीष, तो काफी पीछे है, तो अभी काफी रन अप इसके लिए बाकी है। लॉन्चेस को देख लीजिए, टीवीएस का लॉन्च पाइपलाइन देखिए, FY27 का, एनफील्ड का देखिए, बजाज ऑटो का देखिए, हीरो तो आपको कहीं भी नजर नहीं आएगा। और सबसे बड़ा कंसर्न 15-17% आपकी कॉस्ट बढ़ गई और 2% का प्राइस हाइक आप ले रहे हो। नहीं, प्राइस हाइक की दिक्कत है, लेकिन वो तो अक्रॉस इंडस्ट्री होगी ना, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ हीरो की लागत बढ़ी है, सबकी लागत बढ़ी है। अब वो धीरे धीरे कीमतें बढ़ती रहेंगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल में इन्होंने देरी से एंट्री की, लेकिन हीरो वीडा क्या नंबर ज़बरदस्त यहाँ पर देखने को मिले। बेस छोटा हो लेकिन ग्रोथ देखिए कितनी ज़बरदस्त यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। इनका जो इलेक्ट्रिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये भी अगर आप देखें तो रूरल में ईवी मार्केट को पूरा बढ़ा रहे हैं, ये पूरी मार्केट को क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, भारत की बात छोड़िए, इनके एक्सपोर्ट के आंकड़े देखिए हर महीने कितने ज़बरदस्त देखने को मिल रहे हैं। अब पूरी दुनिया में से 52 देशों में हीरो की बाइक चलती है, और क्या चाहिए आपको। नंबर्स में जब तक फ्लो नहीं होगा ना, तब तक सवाल हमेशा रहेगा। यस, ये बात तो सही है सर, जब तक आंकड़े नहीं दिखेंगे तब तक सवाल
कब तब तक कन्विक्शन कैसे आएगा? तो क्या हीरो वाले मूव्स दिखा पाएगा फिर से, जैसा कि आप बता रहे थे? दिखा चुका है श्रेया। देखिए, नूपुर के पॉइंट्स जस्टिफाइड हैं, लेकिन कुछ स्टॉक्स होते हैं जो जिसे कहते हैं ना, फिल इट, शट इट, फॉरगेट इट। 2008 में अगर आपने हीरो मोटोकॉर्प लिया होता तो 700 रुपये की प्राइस थी। पता कितना डिविडेंड दे चुका है? 2000 रुपये वहाँ से। और ऐसा नहीं है कि डिविडेंड ही दे रहा है सिर्फ, डिविडेंड तो आईटी कंपनियां भी देती हैं। हाँ। ग्रोथ भी कर रही है कंपनी। आज की डेट में भी वर्ल्ड की लार्जेस्ट सेलिंग मोटर बाइक कंपनी है ये, है ना। और एक बहुत कम ऐसी कंपनियां हैं जो ग्रोथ, डिविडेंड, टैक्स सब पे कर रही हैं। कंसिस्टेंट कैश फ्लो वाली कंपनीज हैं। कभी मतलब कैश फ्लो को लेकर सिचुएशन में कभी नेगेटिव नहीं आई। डीलरशिप आप इनकी देखें, कहीं भी पहुंच जाएं आप इनकी। जब हीरो और होंडा अलग हुए थे, बहुत लोगों का ये मानना था कि हीरो होंडा बंद हो जाएगी। आज आपको होंडा की रेयरली कोई बाइक दिखती होगी। वो होंडा उसका पूरा और टू व्हीलर्स में आ गया, एक्टिवा वगैरह में बहुत आगे निकल गए वो, बिल्कुल मैं मानता हूँ उस बात को। लेकिन बाइक में जो हीरो की जो स्प्लेंडर है या बाकी सब बाइक्स हैं, एंट्री सेगमेंट में खास तौर से, और भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर अभी भी सबसे ज़्यादा जो पेनिट्रेशन है वो एंट्री सेगमेंट में ही है। आज की डेट में सबसे पहले साइकिल से लोग जो मोटरसाइकिल में जाते हैं तो वो एंट्री सेगमेंट बाइक ही लेते हैं, और इसीलिए ये वॉल्यूम का गेम है। इसमें फेजेस आते हैं, 2-3 साल ये स्टॉक अंडर परफॉर्म करता है, लेकिन जब चलता है तो ज़बरदस्त चलता है। ये एक कोर पोर्टफोलियो स्टॉक है मेरे ख्याल से। इसको आप ट्रेडिंग के हिसाब से मत देखें, क्योंकि ट्रेडिंग के हिसाब से आप देखेंगे तो आपको शायद डिसअपॉइंटमेंट होगी। ज़रूर अगर आप देखेंगे पिछले कुछ सालों का मूव देखेंगे तो टीवीएस मोटर ने आउट परफॉर्म किया है हीरो मोटोकॉर्प को। लेकिन अगर आप, जैसे मैं कह रहा हूँ कि जितना आपने इन्वेस्ट किया उसका 3 गुना अगर आपको कंपनी डिविडेंड में वापस दे दे ओवर 14-15 ईयर पीरियड, और वो डिविडेंड अभी भी इंटैक्ट है। पता है, मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ। मैं जब 2004 या 5 की बात है, 2004 या 5 में मैं जब पहली बार रामदेव अग्रवाल जी से मिला था, उनकी नंबर 1 होल्डिंग हुआ करती थी। वो आज की डेट में भी अगर आप उनसे पूछेंगे उनके दिल के करीब सबसे कौन सा स्टॉक है तो वो इसी का नाम लेंगे। तो जब रिजल्ट आए थे तो मैंने उनसे पूछा कि सर रिजल्ट कैसे लगे? बोले रिजल्ट छूटी, डिविडेंड कितना दिया। वो सिर्फ डिविडेंड देखते थे। तो खैर एनीवे, एक जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करने वाला स्टॉक है ये, और मेरा ये मानना है कि ये आगे भी जो है ना इसी तरीके के मूव्स दिखाता रहेगा। शुक्रिया आशीष और नूपुर इस डिस्कशन के लिए, और आगे बढ़ते हैं फिर। राइट सर, तो हीरो मोटोकॉर्प पर ये डिस्कशन हो गया अच्छा, और इनफैक्ट आज तो हमारे पैनल ने भी पिक किया था। एक बार फिर से चार्ट दिखा दीजिए हीरो मोटोकॉर्प का, और आपको ऊपर इस तरह से थोड़ा सा फिसलता हुआ नजर आएगा, लेकिन फिर रिकवरी आई है। एक चार्ट चेक ले लेते हैं इस पे हीरो मोटोकॉर्प पे, फिर आगे बढ़ेंगे। और आशीष जी, आप देख लीजिए हीरो मोटोकॉर्प का चार्ट, और 5145 के लेवल पर कैसा लग रहा है आपको? देखिए श्रेया, इसमें एक मोमेंटम आना बाकी है, लेकिन मेरे ख्याल से ओवरऑल जो सेक्टर का रुझान है और ओवरऑल जो हमने दूसरे स्टॉक्स टू व्हीलर सेगमेंट में देखा है, तो गुंजाइश है कि हीरो मोटोकॉर्प भी इवेंचुअली आउट परफॉर्म करेगा। आज थोड़ा सा दबाव बना हुआ है, ऊपर ओपन हो गए 5250 के आसपास ओपन हो गए, थोड़ा सा नीचे है, लेकिन यहाँ पर सेल की रणनीति नहीं अपनानी चाहिए, बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देखनी चाहिए। इस लेवल्स पे लॉन्ग क्रिएट किया जा सकता है। अभी भी स्टॉक खाली 0.7% ही ऊपर है, और ऊपर में टारगेट हम 5400 के देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 5000 का लगाना होगा। रिस्क रिवॉर्ड अभी भी यहाँ से अपीलिंग है। रिस्क रिवॉर्ड अभी भी यहाँ पर अपीलिंग है। चलिए काम करते हैं, चार्ट का चौका ले लेते हैं। सस्ता ऑप्शन ट्रेड मानस जी से लेंगे, फिर चलेंगे चंदन जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए आशीष कयाल जी के पास चलेंगे, और मिड कैप फंडा के लिए चलेंगे गुरांग जी के पास। मानस जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन। देखिए, सस्ता ऑप्शन के लिए श्रीराम फाइनेंस पे मेरा ध्यान है, जहां पर स्टॉक ने अपने 10, 20 और 50 डे मूविंग एवरेज को एक ही दिन में रिगेन कर लिया है। 1000 वाला कॉल ऑप्शन 39 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करेंगे। 24 रुपए के स्टॉप लॉस से ऊपर की तरफ 70 रुपए तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, श्रीराम फाइनेंस का मे का 1000 कॉल लीजिए आप, योगी मानस जी की पिक। चंदन जी आप बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप एफएनओ सुपरस्टार में? बिल्कुल, देखिए एफएनओ सुपरस्टार की तरफ फोकस करें तो मैं फार्मा काउंटर पे फोकस करूंगा। निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने एक मेजर ब्रेकआउट दिया है, और ये ब्रेकआउट है वो वीकली चार्ट में हुआ है, फॉलोड बाय हायर टॉप्स हायर बॉटम ऑन द डेली चार्ट, और ऑफिशियली निफ्टी फार्मा ऑल टाइम हाई पे है। सो मोस्ट ऑफ द फार्मा काउंटर पॉजिटिव में रहेंगे, चाहे आप लुपिन की बात करें या ओरो फार्मा रहेगी। यहाँ पे ओरो फार्मा हम खरीदार की सलाह देंगे। लॉन्ग के बिल्टअप यहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो खरीदारी के मौके यहाँ पे 1400 लगभग 65 के आसपास के सपोर्ट रहेंगे, ऊपर में 1570 के टारगेट के लिए। और बिंदु फार्मा ये हो गई एफएनओ सुपरस्टार में चंदन जी के पिक। चार्ट का चमत्कार आशीष जी, आपका कौन सा काउंटर?
देखिए, हिंदुस्तान जिंक है जो चमत्कार दिखा सकता है कल के दिन में। यहाँ पर अगर आप देखें तो स्टॉक ने काफी अच्छा मोमेंटम बनाया है और प्रीवियस स्विंग हाई निकाल रहा है, तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। टारगेट ऊपर में 670 के देखे जा सकते हैं, स्टॉप लॉस 616 का लगाना होगा। ठीक है, हिंद जिंक हो गया, चार्ट का चमत्कार। मिड कैप फंडा गौरांग जी। श्रेया जी, ऑटो क्षेत्र की भी बात हो रही थी, चर्चा हो रही थी, और इसी और अभी जैसे और अनुज भाई बात कर रहे थे हीरो मोटोकॉर्प के नतीजे को लेकर के, तो भारत में एक पूर्ण रूप से कमर्शियल व्हीकल बनाने वाली कंपनी अशोक लेलैंड, इस पर खरीदारी की राय है। हालांकि इस स्टॉक ने एक अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिखाया था, लेकिन फिर मुनाफा वसूली के चपेट में आया, बाजार भी नीचे आया, ये भी नीचे आया है। बुनियादी दर के आधार पर यहाँ पर खरीदारी की राय है, और जिस प्रकार से महीने दर महीने के आंकड़े आए थे और खास करके जो तिमाही नतीजे आए थे, वो देख करके हमें लग रहा है कि ये कंपनी की दशा और दिशा जो है वो सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रही है। तो लंबी अवधि के लिए यहाँ पर खरीदारी की राय है। इस तरह से शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जुड़ते जाए। ओके, अशोक लेलैंड ये अच्छा लग रहा है, 165 पर कर रहे कामकाज, डेज हाई पर इनफैक्ट 4% की तेजी के साथ। फटाफट से एक रिकैप, हमने 4 का चौका शुरुआत की सस्ता ऑप्शन के साथ, मानस जी की तरफ से आया ये श्रीराम फाइनेंस, अच्छी परफॉर्मेंस इस पर्टिकुलर काउंटर में। 1000 की कॉल लेनी है आपको, 70 की टारगेट है, 24 का स्टॉप लॉस लगाना है। चंदन जी को एफएनओ सुपरस्टार के लिए भा रहा है, और बिंदु फार्मा, और यहाँ पर पूरे फार्मा स्पेस में अच्छा मूव, 1570 के लिए चेज कीजिए, 1465 का स्टॉप लॉस लगाइए। चार्ट का चमत्कार हिंद जिंक, आशीष कयाल जी को भा रहा है, और हिंद जिंक, वेदांता, इन सारे स्टॉक्स में अच्छा मूव, 670 के टारगेट एक्सपेक्टेड है। और साथ ही गौरांग जी ने ऑटो स्पेस से अशोक लेलैंड चुना है, खरीदारी की राय लंबी अवधि के नज़रिए से फिलहाल आती हुई। अच्छा, मार्केट में अभी भी अच्छे मूव्स हैं, और इनफैक्ट कुछ काउंटर्स और देखते हैं जहां पर अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है आज के सेशन में। एक बार लेकर आइएगा टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल भी, इसका जिक्र नहीं हुआ, टीवीएस मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा, साथ ही हमने अशोक लेलैंड तक की बात की, लेकिन टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ये भी काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है आज के सेशन में, 5% ऊपर है। गाबस से टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल आप देख लीजिए, क्या लगता है 357 के लेवल पर ऑटो स्पेस में अच्छी खासी बाइंग है, तो यहाँ पर बेट लगाया जाए? हाँ, ले सकते हैं, लेकिन 1, 2 या 3 दिन के हिसाब से ट्रेड करें। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल करीब 357, स्टॉप लगाएंगे 350 का, मतलब 7-8 रुपए का स्टॉप है। टारगेट होगा 380, थोड़ा स्ट्रगल है, अराउंड 360, 75 में लगते हैं, वहां तक चला जाएगा, और 380 भी जा सकता है। सो अगर 2-3 दिन का पर्सपेक्टिव, तो यस, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल बढ़िया लगता है। स्टॉप लगाना पड़ेगा 350 का। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल ये हो गई पिक। चलिए एक काम करते हैं, हम नतीजों की बात करते हैं। कल काफ़ी नंबर्स आने वाले हैं, ज़्यादातर एफएनओ के हैं, निफ्टी के नहीं। ब्रिटानिया, लुपिन, भारत फोर्ज, बीएसई समेत 8 कंपनियों के नंबर्स आएंगे। हमारे साथ कंचन, नुपुर, दीपाली और आशीष चारों जुड़े हैं नंबर्स का प्रीव्यू करने के लिए। शुरुआत आशीष के साथ करते हैं, और बीएसई के नंबर्स कैसे रह सकते हैं। आशीष, एनएसए के नंबर्स तो आ गए, अब बीएसई से क्या एक्सपेक्टेशन है? सर अच्छे ही नंबर्स की उम्मीद है ओवरऑल। जैसे कि एनएसई में हमने देखा था कि ग्रोथ काफ़ी बढ़िया थी, वॉल्यूम्स रिटर्न कर रही हैं, तो इसी का असर यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब पिछले क्वार्टर के मुकाबले, क्योंकि इनके बिजनेस में सीजनैलिटी तो होती नहीं है, तो हम सीक्वेंशियल तौर पर देखेंगे। रेवेन्यू बढ़ेगी तकरीबन 27%, 1244 करोड़ से अब 1580 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिल सकता है। एबिटा की बात करें तो हेल्दी 32% की बढ़त है, 801 करोड़ से 1060 करोड़ के करीब का आंकड़ा देखने को मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि पिछले क्वार्टर में तकरीबन 24 करोड़ के आसपास का ये लेबर कोड का इम्पैक्ट था, तो उसे एडजस्ट करके 801 करोड़ का बेस निकला है। मार्जिन्स की बात करें तो 64.4% से बढ़कर 67.1% के एबिटा मार्जिन्स आपको देखने को मिलेंगे, और मुनाफे के आंकड़े में भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, तकरीबन 34% की बढ़त का बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है, यानी 597 करोड़ से अब 798 यानी 800 करोड़ के आसपास का ये आप समझ लीजिए कि मुनाफा आपको देखने को मिलेगा। ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। अब खास बात ये है कि अगर आप देखें तो रोबस्ट रेवेन्यूज़ यहाँ पर देखने को मिली है, चाहे इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें या फिर कैश मार्केट में देखें तो ग्रोथ सीक्वेंशियल तौर पर काफ़ी बढ़िया है। और इसी के चलते जो ऑप्शन प्रीमियम टर्नओवर है, मैं सिर्फ इंडेक्स ऑप्शंस की बात कर रहा हूँ, इसमें जो ग्रोथ आई है तकरीबन 27% की, और मार्केट शेयर भी बड़ा तगड़ा देखने को मिला है। इसी के चलते बीएसई लिमिटेड अच्छे नंबर्स की उम्मीद है। अच्छे नंबर्स की उम्मीद है, बीएसई से रखेगा फोकस में। अब नुपुर आपके पास आना चाहूँगी, हमने एचयूएल, साथ ही वीबीएल और नेस्ले तक के नंबर्स देखे, सबके अच्छे थे। ब्रिटानिया के भी अच्छे रह सकते हैं?
बिल्कुल श्रेया, नंबर्स यहाँ पे उम्मीद है कि अच्छे रहेंगे। 8% की वॉल्यूम ग्रोथ का अनुमान यहाँ पर लेके चल रहे हैं, लेकिन रेवेन्यू फ्रंट पर देखें तो 9% की आपको स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आ सकती है। करीबन 4,900 करोड़ के आसपास रेवेन्यू देखने को मिल सकता है। कामकाजी लेवल पर मुनाफा देखें तो 14% की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं। 935 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिल सकता है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट की उम्मीद है, 100 बेसिस पॉइंट से सुधर के 19% के मार्जिन्स इस क्वार्टर में आते हुए नजर आ सकते हैं। और मुनाफा भी देखें तो 660 करोड़ के आसपास आते हुए दिखेगा। 15% की ग्रोथ यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं। 8% की वॉल्यूम ग्रोथ रहेगी। मार्जिनल प्राइस ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। कुछ सेगमेंट, कुछ प्रोडक्ट्स में मार्केट शेयर भी गेन हुआ है कंपनी का, तो उसका एक बेनिफिट नजर आएगा। ग्रॉस मार्जिन्स देखें तो करीबन 300 बेसिस पॉइंट की सुधार की उम्मीद यहाँ पर भी लेके चल रहे हैं। हालांकि कंपनी ने जो प्राइस हाइक लिए थे उसका एक इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। यहाँ पे कंपनी का फोकस हमेशा से इनोवेशन और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पर ही रहा है, लेकिन आगे चल के मैनेजमेंट की कमेंट्री काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली मार्जिन और मार्केट शेयर को लेकर। तो 8% की वॉल्यूम ग्रोथ की उम्मीद है और मार्केट शेयर पे नजर रहेगी। ओके, ब्रिटानिया के नंबर्स भी अच्छे रह सकते हैं, यहाँ पर नजरें बनी रहेंगी। अब कंचन बताइए आप, गुड आफ्टरनून, ल्यूपिन के नतीजों से कैसे उम्मीदें हैं? तो ल्यूपिन के अगर क्वार्टर 4 के नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स हमें काफ़ी ज़्यादा सॉलिड आते हुए दिखाई दे सकते हैं। टॉप लाइन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। रेवेन्यू में करीबन 24 से 25% का जो अपसाइड है वो हमें साल दर साल देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम बात करें कंपनी के ऑपरेशनल नंबर्स की तो एबिटा फ्रंट में 50 से 51% की जो बढ़ोतरी है वो एक्सपेक्टेड है। मार्जिन हमें 500 बेसिस पॉइंट्स तक इस टाइम पे सुधरते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं अगर बात करी जाए कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी की तो ये भी हमें अच्छी खासी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है। 1280 करोड़ पे जो नंबर है वो हमें आता हुआ दिखाई पड़ सकता है। देखिए इस टाइम पे अगर इनकी यूएस ग्रोथ देखी जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर साइड में रहने की उम्मीदें जा रही है, बिकॉज जो इनकी दवा है रेस्पिड्रिल उससे अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है, उसकी एक्सक्लूसिविटी से अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। जो टॉलवेप्टेन है उसको अच्छा खासा मार्केट में जो ट्रैक्शन है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही नहीं बल्कि अगर हम बात करें मीरा बैकग्राउंड की या फिर हम बात करें स्पिरिवा की तो यहाँ पे भी जो तेजी है वो अच्छी खासी दिखाई दे रही है यूएस मार्केट के अंदर। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन की तो यहाँ पे भी क्वार्टर 4 में हमें एक अच्छी ग्रोथ जो है वो देखने को मिल सकती है, बिकॉज इस टाइम पे कंपनी जो इनकी क्रॉनिक थेरेपीज हैं जैसे कि कार्डियक एंड रेस्पिरेटरी उस पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रही है। इमर्जिंग मार्केट्स की बात करी जाए, ब्राज़ील की आप बात कर लीजिए, साउथ अफ्रीका की बात कर लीजिए, तो वहाँ से भी एक अच्छी ग्रोथ हमें इस टाइम पे ड्राइव होती हुई दिखाई दे सकती है। फोकस एरिया आपका क्या होगा इसको एक बार समझ लेते हैं। देखिए इस टाइम पे इनका जेबिरस का किस तरीके का अपडेट आता है ये आपको काफ़ी ज़्यादा फोकस में रखना होगा। साथ ही साथ कंपनी इस टाइम पे अपनी डर्मा सेगमेंट पे काफ़ी फोकस कर रही है, उसके ऊपर आगे के क्वार्टर्स को लेके किस तरीके के अपडेट हैं और जिस तरीके का परफॉर्मेंस अभी है ये परफॉर्मेंस आगे चल के सस्टेन रहता है या फिर नहीं, ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान में रखने वाली चीज़ होगी। लेकिन ओवरऑल नंबर्स हमें काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिल सकते हैं। ओके, चलिए आप चलते हैं दीपाली के पास। दीपाली, भारत फूड से क्या एक्सपेक्ट करें? भारत फोर्ज के नंबर्स डिसेंट रहेंगे। हालांकि हायर कमोडिटी कॉस्ट की वजह से मार्जिन्स पर थोड़ा प्रेशर रह सकता है, लेकिन अदरवाइज टॉप लाइन बॉटम लाइन में हाई सिंगल डिजिट ग्रोथ देखने को मिल सकती है। रेवेन्यूज में लगभग 9% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं वाई बेसिस पे। मुनाफे में भी लगभग 9% के आसपास की ग्रोथ रह सकती है। एबिटा भी 616 करोड़ से बढ़कर 651 करोड़ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। एबिटा मार्जिन्स हालांकि कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं और यहाँ पर 28.5% से घटकर जो मार्जिन्स हैं 27.6% पर रहेंगे। जो 10% के आसपास की ग्रोथ हम देख रहे हैं उसके पीछे जो तीनों बिजनेसेस है वो बेटर परफॉर्म करते हुए दिखाई देंगे। डोमेस्टिक बिजनेस में तो अच्छी ग्रोथ रहेगी ही। डिफेंस बिजनेस जो कि मेजर रेवेन्यूज कंट्रीब्यूट करता है वहाँ भी अच्छी ग्रोथ रहेगी इस क्वार्टर में। और साथ ही कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में भी पिकअप से सपोर्ट मिलेगा इस बार के अर्निंग्स को। अगर एक्सपोर्ट फ्रंट पर बात करें तो जो यूएस क्लास 8 पिकअप सेल्स है वहाँ भी इंप्रूवमेंट की वजह से आंकड़े बेहतर रह सकते हैं। एबिटा मार्जिन्स हालांकि अगर सीक्वेंशियल बेसिस पे देखेंगे तो 40 बेसिस पॉइंट के आसपास इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन वाई बेसिस पर इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है। फेवरेबल करेंसी का बेनिफिट तो इनको मिला है, लेकिन हायर कमोडिटी कॉस्ट की वजह से वो ऑफसेट हो रहा है। अब इंपॉर्टेंट रहेगी मैनेजमेंट की कमेंट्री। पहली बात तो डिफेंस बिजनेस के ऑर्डर आउटलुक को लेकर जो कमेंट्स आएंगे वो इंपॉर्टेंट रहेंगे। एक्सपोर्ट्स में जो ग्रोथ दिखाई दी है कितनी सस्टेनेबल दिखाई दे रही है कंसीडरिंग जो हालात इंटरनेशनल मार्केट्स में बने हुए हैं। डिफेंस मार्जिन्स को लेकर भी कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी। और एक और चीज़, कंपनी एसयूवीज और लाइट कमर्शियल व्हीकल्स में एक्सपैंड कर रही है जिसके लिए कुछ करार भी किए हैं। तो किस तरीके से आगे ग्रोथ देख रहे हैं इन सेगमेंट में, एक्सपेंशन प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा है, इसको लेकर भी कमेंट इंपॉर्टेंट रहेंगे भारत फोर्ज की तरफ से।
ओके, शुक्रिया दीपाली। मीनवाइल बैंक निफ्टी लेकर आइए जरा 56,000। श्रेया, देखिए ये मैजिक बैंक निफ्टी का, और सच बताऊं ना तो ये आज सुबह हम जब 55,500 की बात की थी कि आज 55,500 हिट हो सकता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग 56,000 भी आज ही आ जाएगा ये किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन जब मार्केट में समीकरण बदलते हैं ना तो वो ऐसे ही होता है। और इतने दिनों के बाद आज पहली बार मैंने बैंक निफ्टी पर पॉजिटिव व्यू लिया, एंड थैंक गॉड वो प्ले आउट हुआ। कांग्रेचुलेशन। नहीं, देखिए कई बार किस्मत भी अच्छी होती है। अगर ये वाली खबर नहीं आई होती, ब्रेंट क्रूड इस तरीके से नहीं आया होता, तो एक बार फिर डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगी होती। वो तो लकीली खबर आ गई उस वजह से, लेकिन आज समीकरण बैठ रहे थे मार्केट में। और देखिए एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, एक तो जब डॉलर रुपये का जो मूव है ना, वो इवेंचुअली, एक तो खैर आरबीआई इंटरवीन करता है तब मूव आते हैं, लेकिन जब फंडामेंटल अगर आपके फेवर में आएंगे ना तो फिर वो अच्छे मूव आते हैं। अब जैसे ये वाला जो मूव है ना आज क्यों आया है? क्योंकि क्रूड गिर गया, मार्केट का सेंटीमेंट सुधर गया। हो सकता है आज एफआई की भी बड़ी सेलिंग ना आए, हो सकता है आज एफआई की भी थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग आ जाए, इसकी भी पॉसिबिलिटी रहेगी। तो जो कॉम्बिनेशन है ना, इसकी वजह से देखिए बैंक निफ्टी 56,000 के पार निकल गया। अब बैंक निफ्टी पर करीब 57,300 के आसपास रेजिस्टेंस रहेगी। खैर क्लोजिंग स्ट्रैटेजी पर मैं आता हूँ, पहले कंप्लीट सर्कल के मैनेजिंग पार्टनर और सीआईओ गुरमीत चड्डा जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। क्या एक सेंस बन रही है कि अब मार्केट में जैसे कहते हैं सब चंगा सी, और यहाँ से अब चलने की तैयारी हो? अनुज, 2-3 बार ऐसा लगा है, और ब्रेंट 90 भी आया है। अगर ईरान यूएस का जो अभी ब्रेकिंग न्यूज़ है एक्सियोस की तरफ से, हमने देखा कि जो 2 दिन पहले एस्केलेशन हुआ उसके बावजूद भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स नहीं आई दोनों साइड से। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इंटेंट है किसी तरीके के पीस एग्रीमेंट का। अगर वो होता है तो डेफिनेटली थोड़ा बाउंस ड्यू है, और बाजार एक प्राइस करने की कोशिश कर रहा था कि क्रूड कितनी देर $100 के ऊपर रहेगा और कितने महीने सप्लाई टाइट रहेगी। उस हिसाब से बाजार करीबन अभी 24,000 निफ्टी के आसपास था, प्लस माइनस होता रहा 2-3%। लेकिन अगर ऑयल नीचे आता है, मान लीजिए वापस 90 का लेवल हमें देखने को मिलता है और हॉर्मुज का ट्रैफिक इंप्रूव होता है, तो डेफिनेटली सेंटिमेंटली चीजें बढ़ सकती हैं। और वो पॉकेट बाजार का जो इम्पैक्टेड था इससे, जैसे फर्टिलाइजर है, ऑटो है, जो भी ऑयल सेंसिटिव्स हैं, रिफाइनर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, गैस कंपनीज हैं, जहाँ पे पेट्रोकेमिकल का इनपुट यूज हो रहा है, आई थिंक वहाँ अभी भी करेक्शन शार्प है। तो वहाँ पे एक अच्छी तेजी बाजार में आ सकती है। तो एक रोटेशन जो बाजार में है वो हो सकता है, जो पेट्रोकेमिकल ऑयल इम्पैक्टेड सेक्टर्स है उसमें। ओके, बिल्कुल। खैर ब्रेंट सही बोल रहे हैं आप, 90 भी आया था फिर वापस गए, अब हम 102 103 पर हैं। गुरमीत जी, एक बैंक निफ्टी ने काफ़ी तंग किया था, आज एक शानदार 1400-1500 पॉइंट का ब्रेकआउट है बैंक निफ्टी में, और प्राइवेट बैंक्स अच्छे चल रहे हैं। यहाँ पर क्या भी होगा आपका? अनिल, अनुज, हमने अपना ना थोड़ी पोजीशनिंग चेंज करी। हम लार्ज प्राइवेट बैंक्स पे थोड़ा ओवरवेट थे, हमने वहाँ हल्का, मतलब हम अभी भी रखे हुए हैं 3 से 4% एचडीएफसी को, आईसीआईसीआई को, एसबीआई को पोर्टफोलियो में। हमने थोड़ा वेटेज बढ़ाया फेडरल बैंक में, आरबीएल बैंक में, उससे हमें थोड़ा सा फायदा हुआ है। हमने कुछ न्यू एज बिजनेसेस जैसे ग्रो है, उससे भी फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में लिया है, उसका हमें थोड़ा बेनिफिट हुआ है। और हमने गोल्ड बेस्ड एनबीएफसी जैसे मुथूट है, और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी बजाज हाउसिंग फाइनेंस ऐड करी है। तो हमने अपना पोर्टफोलियो थोड़ा वाइडन किया फाइनेंशियल्स का, जिसका हमें बेनिफिट मिला है। मुझे लगता है थोड़ा और रोटेशन होगा एचएफसीज में, क्योंकि कहीं ना कहीं एफआई का सेलिंग इसलिए भी है कि जो लार्ज प्राइवेट बैंक्स है वहाँ 12-15% से ऊपर क्रेडिट ग्रोथ नहीं मिल रहा है, और उससे ज्यादा ग्रोथ आपको टीयर 2 बैंक्स में या छोटी एनबीएफसीज में मिल रहा है विद ऑलमोस्ट सेम वैल्यूएशन। तो थोड़ा सा ही क्यों स्प्रेड हमने चेंज किया है, और मुझे लगता है ये स्प्रेड शायद बाजार और कंटिन्यू करेगा टाइम पे आपके, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट इतना है। एचडीएफसी 11 के पी पे है, 2 की बुक वैल्यू पे है, सारा बैंक निफ्टी 12-13 है, तो आपको एक अच्छे बाउंस बीच में मिलेंगे हैवी गैप्स में। बट मेरा ये मानना है कि थोड़ा सा वेटेज टीयर 2 बैंक्स और क्वालिटी एनबीएफसीज और एचएफसीज में करने से थोड़ा बेनिफिट मिलेगा पोर्टफोलियो को, और बाजार रिकवर करता है तो सीडीएसएल, और हमने देखा कैम्स के नतीजे अच्छे हैं, तो कैपिटल मार्केट प्ले है। बीएससी के अलावा वो पार्ट इतना अच्छा नहीं किया, आई थिंक वहां भी थोड़ा मूवमेंट आ सकता है।
ओके, कैपिटल मार्केट स्पेस और साथ ही बैंकिंग फाइनेंसेस पे नजर रहेंगे। अच्छा गुरमीत जी, गुड आफ्टरनून। अगर शांति समझौते पर मुहर लग जाती है और मार्केट में अच्छी खासी रैली उसके बाद हम देखते हैं, तो कौन से स्पेसिस या स्टॉक स्पेसिफिक हो पाए अगर आप जहां पर एक रैली ड्यू है वहां पर वो चीज़ें हरकतें देखने को मिलेगी? ऐसे में कौन से स्टॉक्स या स्पेसिस फोकस में रहेंगे फिर? तो जैसा मैंने बोला, ऑटो और ऑटो कंपोनेंट्स में नतीजे कुछ अच्छे आए हैं। एमएनएम के नंबर बहुत शानदार थे कल, मुझे ऐसा लगा। अगर आप देखिए उनका जब से लीडरशिप चेंज हुआ है और अनीश जी आए हैं, सिंगल डिजिट आरओई से वो 20% आरओई में गए। और कैसे स्टॉक 4-5 बैगर हुआ है हमने पिछले 5-6 साल में देखा है। तो ट्रैक्टर में मार्केट शेयर 44% है, एसयूवीज में 25-26% मार्केट शेयर मेंटेन किए हुए हैं। न्यू लॉन्चेस अगर आप देखें, बहुत ही एक्साइटिंग पाइपलाइन है। आई थिंक सडनली एमएनएम में को फ्लेयर दिखता है इनोवेशन का, जो मुझे लगता है कहीं बाकी ऑटो कंपनीज में कम दिखता है मुझे। तो ऑटो है, ऑटो एंसिलरीज है, ओईएम्स है, यहाँ पे मुझे लगता है अच्छा मूव आ सकता है। वैल्यूएशन कंफर्ट है, संधार टेक्नोलॉजीज 18-20 टाइम्स पे है। उनो मिंडा में कुछ खास हुआ नहीं है पिछले 2-3 साल में, जबकि नंबर्स अच्छे आए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो ये एक पैक अच्छा लगता है। सिलेक्टिवली जो गैस और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूटर्स में, वहाँ पे एक टैक्टिकल प्ले आ सकता है। हमने ऑलरेडी देखा है कि शायद गुजरात में मौलवी ने एक प्लान प्रपोज हो रहा है कि कैसे हम प्रोपेन की जगह नेचुरल गैस कर सकें। और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन में कनेक्शंस पीएनजी के रिकॉर्ड तौर पे बढ़ रहे हैं, वैल्यूएशन कंफर्ट है। तो थोड़ा सा एक टैक्टिकल बाउंस ओएमसीज में, एनर्जी रिलेटेड स्पेस में, गैस कंपनीज में आ सकता है। थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर फर्टिलाइजर रिलेटेड में आ सकता है। और एक पैक जो मुझे ऐसा लगता है जहाँ नतीजे मिड कैप आइडिया, देखिए कोफोर्ज के नंबर अच्छा है, बाजार ने क्या शानदार रिवॉर्ड किया है। केपीआईटी के भी नतीजे अगर आप फॉरेक्स लॉस हटाएं तो मार्जिन में इतना कोई कमी नहीं आई 20-21% की। और वैल्यूएशन कंफर्ट अब आ गया है, मतलब 20-25 टाइम्स पे ये स्टॉक मिलता है, एक जमाने में 70-80 के मल्टीपल पे होता था। तो और अच्छा गाइडेंस दिया है, एक्विजिशन किया है बहुत अच्छा उन्होंने। तो मुझे लगता है यहाँ भी मिड कैप आईटी में कुछ अच्छी आईपी ड्रिवन जो कंपनीज हैं वहाँ पे मौके बन सकते हैं। इनफैक्ट आईटी सेक्टर ही पूछने वाली थी मैं गुरमीत जी नेक्स्ट आपसे। आईटी स्पेस पे आपने जिक्र कर दिया, इसका मिड कैप आईटी स्पेस में फिलहाल नजरें रहनी चाहिए और स्टॉक स्पेसिफिक होना चाहिए। ये तो बात होगी आईटी और कुछ स्पेसेस जो कि आपने बताए। एफएमसीजी पैक, क्या इसकी चर्चा अब बनती है सर? क्योंकि ये काफ़ी अंडर परफॉर्म किया इसने पिछले कुछ सालों से एफएमसीजी एज ए पैक। अब जो नंबर्स आए हैं एचयूएल, नेस्ले, वीपीएल के हमने अच्छे देखे, ब्रिटानिया के भी नतीजे शायद अच्छे ही हो, तो क्या एफएमसीजी पैक पे बेट लगाना चाहिए या फिर अभी भी आपको ये रेड फ्लैग नजर आता है? नहीं, सिलेक्टिवली कर सकते हैं। मैं बीपीसी को लेके तो इतना बुलिश नहीं हूँ, विच इज ब्यूटी, पर्सनल केयर, हेयर केयर। लेकिन जो फूड डिवीजन है, मैं देखा नेस्ले के नंबर शानदार आया। ओवरऑल अगर आप देखेंगे प्राइसेस भी बढ़े हैं, चाहे कॉफी के हैं, फूड प्रोडक्ट्स के हैं। और जो भी प्राइस हाइक्स करेगा और बाद में जब ये प्राइसेस सॉफ्ट होंगे तो प्राइस रिडक्शन उतना नहीं होता है। तो जो नेस्ले है, टाटा कंज्यूमर जैसी कंपनीज है, ये मीडियम टर्म में और अच्छा कर सकती हैं। हमारे पास एक कौसाई प्ले है, इसका एक पैकेजिंग रिसाइकिल प्लास्टिक कंपनी है, गणेश इकोस्फेयर, जो रिसाइकिल आरपेट जिसे हम बोलते हैं बनाते हैं। अभी गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन आया 30 मार्च को कि 40% रिसाइकलिंग प्लास्टिक आपको पेट बॉटल्स में यूज करना है। तो जो इससे इंडस्ट्री की डिमांड है वो 5-6 लाख टन की हो जाती है और कैपेसिटी मुश्किल से 4 लाख 4.25 लाख टन है। और गणेश इकोस्फेयर काफी बड़ा है, तो आरपेट जिसे हम बोलते हैं वो बहुत अच्छा करेगा। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 100% होगा। और स्पॉट में भी अगर आप देखेंगे जो वर्जिन पेट है और आरपेट है, उसके प्राइस में फर्क पड़ा है क्योंकि पेट्रोकेमिकल। तो ये काफी नीचे चला गया था स्टॉक 600 लेवल पे, क्योंकि वो नोटिफिकेशन में डिले हुआ आने के। तो ये एक क्वासाई एफएमसीजी पैकेजिंग प्ले जो बेवरेज प्ले है वो बहुत अच्छा बन सकता है। गुरमीत, ये पॉलीकैब के नंबर्स देखे क्या आपने? नंबर्स केईआई के भी ठीक ठाक थे लेकिन चला नहीं। इवन पॉलीकैब में भी क्या कारण है कि नंबर्स तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं लेकिन स्टॉक नहीं चल रहा है इस समय? और आपका व्यू क्या है अब इस स्टॉक पर? अनुज, आप रैली देखिए, जो आई थिंक बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था ये नतीजे, और स्टॉक में मतलब हम 24,000 निफ्टी पे हैं, पॉलीकैब तो 26-27,000 वाले निफ्टी लेवल पे ही है। और आप देखिए आई थिंक कुछ हद तक प्राइस में था। 770 करोड़ का पैट आया है क्वार्टर में, मेरे ख्याल से हाईएस्ट एवर होगा। 3 से 4% मार्केट शेयर गेन किया है उन्होंने। और ये थोड़ा सा पिवट कर रहे हैं अनुज, इंफ्रास्ट्रक्चर में, ब्रॉडबैंड्स में, ब्रांड रिकॉल अच्छा है। और एफएमईजी जो है उनका जो एक ड्रैग रहा है, वहां पे भी मुझे सीक्वेंशियल इंप्रूवमेंट दिखी है। बट जैसा मैंने बोला, 60-70 के मल्टीपल, अब 55-60 के मल्टीपल पे है, तो चीप नहीं है। और क्योंकि रनअप अच्छा था
तो शायद रिएक्शन थोड़ा म्यूटेड है, बट स्ट्रक्चरल डिमांड है। आप देखिए केबल एंड वायर्स में एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड है ही है। आप इलेक्ट्रिसिटी नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान देखें तो 1.5 लाख सर्किट किलोमीटर का हमें ट्रांसमिशन लाइन ऐड करनी है। तो जैसे जैसे आप देखते जाएंगे तो एनर्जी का जो ओवरऑल प्ले हो रहा है, ये डिमांड बहुत अच्छी रहने वाली है। तो वॉल्यूम और रेवेन्यू ग्रोथ 20% 25% आपको और कुछ साल देखने को मिलेगा। तो यहाँ से ये स्टेडी कंपाउंडर होगा। जो पिछला रिटर्न है जब इसने मौके दिए थे वैसा ऑफ कोर्स नहीं आएगा। ओके, ये पॉलीकैब और वायर केबल स्पेस पे बात हो गई। अच्छा गुरमीत जी, कुछ और स्पेसेस या काउंटर्स अगर आप बता पाए, काउंटर स्पेसिफिकली जो आपने हाल में ऐड किए हो, कुछ नया ताज़ा? हम एनर्जी स्पेस में हमने वेटेज बढ़ाया है, पावर इक्विपमेंट्स में वेटेज बढ़ाया है। जैसे हमने वारी एनर्जी ऐड किया पोर्टफोलियो में करेक्शन पे। हमने पॉलीकैब हमारे पास पोर्टफोलियो में है ही है। हिंद रेक्टिफायर एक कंपनी है जो कौसाई रेलवे कौसाई पावर है, ट्रांसफॉर्मर्स बनाता है। बहुत अच्छा मूव आया है स्टॉक में, और छोटी कंपनी है, अभी बहुत बहुत लेग्स हैं ग्रोथ के इस कंपनी में। हम और भी सीजी पावर हमारे पोर्टफोलियो होल्डिंग है काफी लंबे समय से। तो हम पावर इक्विपमेंट स्पेस पे अगर सीजी पावर के आप नतीजे देखें तो सेमीकंडक्टर में भी 150 करोड़ का रेवेन्यू आया, जो पिछले क्वार्टर 110 करोड़ था। तो पावर सेगमेंट ने तो अच्छा किया ही है, 70% ग्रोथ दिखाई वाई सेमीकंडक्टर डिवीजन ने भी किया, और ये बढ़ता जाएगा कंट्रीब्यूशन हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर। और हमने रिसाइकलिंग में अभी गणेशा में वेटेज बढ़ाया है। कुछ हमने केमिकल स्टॉक्स में वेटेज बढ़ाया है, जैसे जेजी केमिकल है जो जिंक डाइऑक्साइड और जिंक रिसाइकलिंग में है, जिसका एंड यूज टायर है, फार्मा है। इसमें वैल्यूएशन कंफर्ट था, काफी अच्छा करेक्शन आया था, तो यहाँ वेटेज बढ़ाया है। और हम थोड़ा सा और न्यू एज बिजनेसेस को स्टडी कर रहे हैं जहाँ पे हमें क्रिटिकल मास और यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छी लग रही है। मीशो को स्टडी कर रहे हैं, हम देख रहे हैं इंटरनल में इस भाव पे और वेटेज बढ़ाना चाहिए कि नहीं बढ़ाना चाहिए। ग्रो हमारे पास है, तो हम कुछ न्यू एज बिजनेसेस में भी और अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। ओके, थैंक यू गुरमीत जी, इतना स्टॉक स्पेसिफिक होने के लिए और सारे स्पेसेस पर इनफैक्ट ओवरऑल मार्केट पर अपनी राय रखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। अब आगे बढ़ते हैं और लेकर आइए निफ्टी स्क्रीन पर, और 24,320 के लेवल पर 24,350, 24,356 का तो हमने इंट्राडे हाई टच किया सर, और बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी रैली के साथ हम क्लोज हो रहे हैं। तो क्लोजिंग तो बेहतर हो रही है आज के सेशन की। और सर तो ऐसे में क्या किया जाए, लॉन्ग कैरी करें मार्केट में या फिर अगर मुनाफा कमाया है तो बांध लें? देखिए श्रेया, मैं एक चीज़ कहूँगा, आज जैसे कहते हैं ना, एक भगवान की कृपा वाला दिन है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप इंटरग्लोब एविएशन देखिए एक बार जरा, ठीक है। और आज मैं एक चीज़ कहूँगा, आज मार्केट में जितने भी हमने सुबह स्टॉक्स की बात की, थ्योरी की बात की, जो भी बात की, वो सब लकीली प्ले आउट हुए हैं। तो जैसे कहते हैं ना कि कई बार वैसे तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ दोनों हाथ जोड़कर, ठीक है। देखिए क्योंकि इसमें अच्छा मूव आया, निफ्टी में अच्छा मूव आया, बैंक निफ्टी में जितने हमारे सुबह के अग्रेसिव टारगेट थे, सारे टारगेट से कहीं ऊपर जाकर हम आए हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, तो ये एक अच्छी चीज़ हुई। इंडिविजुअल स्टॉक्स एसआरएफ, कोफोज, इंटरग्लोब, एसआरएफ कोफोज तो चलिए फिर भी ठीक है, एक बार क्योंकि रिजल्ट था तो एक्सपेक्टेड था, लेकिन इंटरग्लोब में आई थिंक मौका मिला होगा। कल परसों भी हमने इंटरग्लोब की बात की थी कि अब इन लेवल्स पे शॉर्ट मत करिए, इन लेवल्स पे अब एक्चुअली बाइंग करने का मौका है। तो आई थिंक ये मुझे थोड़ी सी चीज़ें टचवुड अच्छी लगी हैं। मार्केट आज की जो रैली है ना, ये एक एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग है, एक्सट्रीमली रिवॉर्डिंग रैली है। और आज एक रेंज टूटने के संकेत यहाँ पर मिले हैं, और अगर आप लॉन्ग लेकर जा रहे हैं तो एक ओवरनाइट रिस्क से बचने के लिए अपने आप को हेज कर लें। वैसे मुझे लगता नहीं कि मार्केट में अब इस रैली पे जल्दी ब्रेक लगेगा, क्योंकि जिस तरीके से ब्रेंट क्रूड आया है अब 102 पर, अगर आज रात को ये 100 के नीचे आ गया, सपोज करिए कल सुबह हम 95-96 पर हुए, तो एक और गैप अप की पॉसिबिलिटी रहेगी यहाँ पर। और चुनिंदा शेयरों को लेके जाने में कोई दिक्कत नहीं है। और एक चीज़, अब आप फोकस करें ऑयल सेंसिटिव स्टॉक्स पर, उनका समय आ गया है। अब तक हम इन स्टॉक्स को एकदम अवॉइड करते आ रहे थे, लेकिन स्क्रीन पिछले कुछ दिनों से कह रही थी, इवन व्हेन, आपने एक चीज़ नोटिस की थी, इवन जब 108 से 118 गया था ब्रेंट क्रूड, ये स्टॉक्स नहीं गिरे थे। HP गिरे ही नहीं थे, उतना क्या गिरे कहाँ थे। HP, BP, एशियन पेंट्स, इंटरग्लोब, इन्होंने गिरना बंद कर दिया था। जब स्टॉक्स इस तरीके से खराब खबर पर गिरना बंद कर देना, अच्छे स्टॉक्स, तो वो एक आपको मार्केट का मैसेज होता है कि अब वो स्टॉक्स चलने के लिए तैयार है।
कुछ देर और ट्रेड करेंगे तो शायद ब्रेंट 100 के नीचे आ जाए, जिस तरीके से चल रहा है 101.61 पर नीचे फ्लैश करते रहिए। ब्रेंट, डॉलर, रुपी, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मार्केट का सबसे बड़ा ट्रिगर है आज की डेट में। चलिए एक काम करते हैं, अब नूपुर के पास चलते हैं आज की डीलिंग रूम चेक के लिए। नूपुर, बिल्कुल, कल से फार्मा स्टॉक्स यहाँ पे लगातार डीलर्स की डेस्क पर बने और आज तो पूरा फार्मा पैक यहाँ पे बाइंग की रडार पे आते हुए दिखा। तो बाइंग की रिकमेंडेशन फार्मा सेक्टर्स पे आज आती हुई दिखी है। एम्बर एंटरप्राइजेस यहाँ पे नज़र रखे बायर्स की तरफ से, यहाँ पर भी डिलीवरी बेस्ड वॉल्यूम के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है और इनफैक्ट यहाँ पर लॉन्ग पोजिशंस भी बनती हुई नजर आ रही है। हो सकता है एक बड़ी पॉजिटिव खबर इस कंपनी के लिए आती हुई नजर आए जल्द, जिसके चलते आज बाइंग के रडार पे एम्बर एंटरप्राइजेस भी आते हुए दिखाए। पीबी फिनटेक तीसरा स्टॉक है जहां पे नंबर से पहले एक अच्छा खासा वॉलेटाइल सेशन देखने को मिला है, लेकिन यहां पर भी खरीदारी की राय आती हुई दिखी है डीलर्स की डेस्क से, जहां पे हो सकता है नंबर्स जो है वो अनुमान से बेटर आपको आते हुए नजर आए। तो फार्मा पूरा स्पेस डीलर्स की रडार पे बना हुआ है। एम्बर एंटरप्राइजेस पॉजिटिव खबर यहां पर उम्मीद है कि आ सकती है और पीबी फिनटेक के भी नतीजे उम्मीद से बेटर हो सकते हैं, जिसकी वजह से बाइंग रिकमेंडेशन तीनों ही स्पेस में है। ओके, 3 काउंटर्स आपको दिखेंगे डीलर्स के रडार पर जो आए हैं। शुक्रिया नूपुर जानकारी के लिए। एक तो पीवी फिनटेक हो गया और निफ्टी फार्मा एज ए स्पेस काफ़ी अच्छा लग रहा है, साथ ही एम्बर एंटरप्राइजेस इनफैक्ट ये काफ़ी दिनों से चल रहा है डीलर्स के रडार पे, तो आया ही, हमारे पैनल ने भी पिछले कुछ दिनों से पिक किया हुआ है इसको, तो यहाँ पर आप रखें नजरें। लेकिन हमारा पैनल क्या पिक कर रहा है स्टॉक्स स्पेसिफिक कल के लिए, वो समझ लेते हैं। BTS TSTBT ट्रेड से ना शुरू करते हैं। चंदन जी बताइए कल के लिए क्या कैरी करेंगे? बिल्कुल, मेरा फोकस रहेगा कैपिटल मार्केट थीम पे और BSE पे हम लगातार सजेशन दे रहे हैं। मैं इसी काउंटर को कैरी करना चाहूंगा। काफी दिनों से, काफी महीनों से हम बुलिश रहे हैं, अभी भी मोमेंटम इंटेक्ट रहेगा। खरीदारी के मौके इंटेक्ट है। 3779 के सपोर्ट से खरीदे, ऊपर में 3980 तक के टारगेट BSE में बनने चाहिए। ओके, BSE ये हो गई चंदन जी की पिक। अब चलते हैं गाबा सर के पास। गाबा सर बताइए आपकी पिक। मेरा ध्यान है सुप्रीम इंडस्ट्रीज पर, ट्रेड करा है 3716 पर, टॉप लगाएंगे 3680 पर, 20 और 36 रुपीज का टारगेट 3800। सुप्रीम इंडस्ट्रीज। ठीक है, सुप्रीम इंडस्ट्रीज गाबा सर को भार है। अरुण जी BTS TSTBT? जी शायद जी अगेन BTST के साथ ही जाना चाहूंगा। गॉडफ्रे फिलिप्स में एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट है। आज भी काफी अच्छा मोमेंटम था, मुझे लग रहा है मोमेंटम ये कैरी होना चाहिए। 2305 के आसपास चल रहा है, 2280 का स्टॉप लॉस लगाए, 2375 तक के टारगेट्स रहेंगे। तो गॉडफ्रे फिलिप्स में BTST करके चल सकते। फिलिप्स में BTST करके चल सकते हैं। मानस जी आपकी ट्रेड? देखिए, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल यहाँ पर खरीदारी करके जाएंगे। स्टॉक ने 10-20 मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, तो इसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 353 के स्टॉप लॉस से 374 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। टाटा मोटर्स की चर्चा हो रही थी। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल डेज हाई पे क्लोज होने की तैयारी। आशीष जी BTST? हाँ, देखिए BTST के साथ ही जाएंगे आज तो, और नेटवर्क टेक्नोलॉजी से बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट इस स्टॉक में आया है और मोमेंटम काफी अच्छा पिकअप हो रहा है, वॉल्यूम्स अच्छे हैं। तो ऊपर में टारगेट 4600 के इस पे देखे जा सकते हैं। स्टॉप लॉस 4215 का लगाना होगा। चलिए अब एक काम करते हैं, आते हैं आज की मार्केट ब्रेथ पर। आज वीरू नहीं है तो मैं उनका काम कर देता हूँ, कोशिश करता हूँ मतलब। आज की मार्केट ब्रेथ बुलिश है। 119 लॉन्ग थे, 60 में शॉर्ट कवरिंग थी। ज़बरदस्त बुलिश है एक्चुअली। 23 शॉर्ट और सिर्फ 12 लॉन्ग अनवाइंडिंग, तो 35 नेगेटिव स्टॉक थे, 179 पॉजिटिव स्टॉक थे। तो अच्छी खासी 5:1 की ब्रेथ हो गई FNO में। सबसे पहले शुरुआत करेंगे लॉन्ग बिल्डअप से। इसमें आ जाइए, इसमें है SRF, HPCL, इंटरग्लोब एविएशन, अशोक लेलैंड और संवर्धन मदरसन। अब आइए अगली प्लेट पर, जो अगले दिन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है, शॉर्ट कवरिंग वाले स्टॉक्स। कोफोज, येस बैंक, फोर्स मोटर्स, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल और वोडाफोन आइडिया। शॉर्ट बिल्डअप कहाँ कहाँ हुआ? ऑयल इंडिया और ONGC में ऑब्वियसली क्रूड जिस तरीके से नीचे आया तो होगा ही। एक्साइड, ग्लेनमार्क फार्मा और लार्सन एंड ट्यूब्रो। और लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ कहाँ हुई? KPIT टेक, हिटाची, HCL टेक, सुजलॉन और प्रीमियर एनर्जीज़ में आज लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई। एक बार लार्सन एंड ट्यूब्रो का इंटरडे चार्ट रखिएगा, और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चार्ट लग रहा है इसका, लार्सन एंड ट्यूब्रो का चार्ट देखकर, कि मतलब 4009 पर है ये इस समय। 3900 पे खुला था, कल 4054 के करीब बंद हुआ था। और देखिए एक चीज़ सिंपल, आज सुबह जो हमारी बात हुई थी,
क्योंकि कुछ जीनियसेस हैं जो कल के क्लोज पे प्रॉफिट बुक कर पाए होंगे आज खुलने के बाद, है ना, लेकिन बाकी दुनिया नहीं कर पाएगी। बाकी दुनिया तो अगर आज आपने बेचा होता तो 3900 पे ही बेचा होता है ना, तो 3900 पे बेचने का कोई फ़ायदा नहीं था और लोअर लेवल से उल्टा रिकवरी आ सकती है, इसकी पॉसिबिलिटी थी। और आज है ना बिल्कुल, और देखिए अब 4000 पर आ गया है, तो सुबह बेच के जिसने सुबह बेचा है उसका लॉस हुआ है, ये मानिए। उल्टा अगर आपने सुबह नहीं बेचा तो आप प्रॉफिट में रहे हैं, और सुबह अगर आपने हिम्मत करके लिया है तो इसलिए रेड में नहीं लिया था, इसलिए न्यूट्रल लिया था कि नंबर आपको ख़राब दिखेंगे लेकिन मार्केट में रैली आ जाएगी लोअर लेवल से। और यही आप देखें तो इस समय होता हुआ यहाँ पर बैंक निफ्टी 56,000 के ऊपर बंद हो रहा है। एक बार एडजस्टेड क्लोज मतलब जो लाइकली क्लोज है वो दिखाएंगे मुझे निफ्टी और बैंक निफ्टी का, दोनों देखना, क्योंकि रैली तो 3 बजे से पहले शुरू हो गई थी दोनों में। है क्या हमारे पास क्लोज प्रोविजनल वो इंडिकेटिव क्लोज प्राइस? तो देखिए निफ्टी की इंडिकेटिव क्लोज प्राइस शेयर 24,330 और अगर बैंक निफ्टी की भी दिखा दें इंडिकेटिव क्लोज प्राइस तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, 55,967। मतलब 56,000 से बस थोड़ा सा ही दूर रह जाएंगे आप उस हिसाब से। और आज मेरे ख्याल से मार्केट का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि आज बैंक निफ्टी चला है। और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जब भी मार्केट की रैली को बैंक निफ्टी लीड करेगा उस रैली में मेरा कॉन्फिडेंस हमेशा ज़्यादा होगा। जब भी मार्केट की रैली को आईटी लीड करेगा उसमें हमेशा कॉन्फिडेंस कम रहेगा। लेकिन जब भी मार्केट का बड़ा सेक्टर, सबसे बड़ा सेक्टर वो पार्टिसिपेट करने को तैयार होता है, तब मार्केट में अच्छी वाली रैली होती है। और यही इस समय आपको देखें तो बैंक निफ्टी कर रहा है करीब करीब 0.25% ऊपर इस समय आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। आप एक दो चार्ट चेक और ले लेते हैं। एक बार श्रीराम फाइनेंस लेकर आइए, ये भी एक रेट सेंसिटिव स्टॉक है, इसमें भी काफ़ी सेंसिटिविटी है क्रूड प्राइस और डॉलर रुपये को लेकर। वापस 1000 के ऊपर। मानस जी, श्रीराम फाइनेंस 1000 के ऊपर क्या व्यू रहेगा यहाँ पर? देखिए यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने रिकमेंडेशन दिया था, मेरा समझना है कि स्टॉक में जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 1040 से 1060 के बीच में होगा। तो अगर आपने ट्रेड अभी तक नहीं लिया है तो अभी भी आप करंट लेवल्स पे भी पोजीशन ट्रेड ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको अब 980 रुपए के नीचे लगाना है। श्रीराम फाइनेंस डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी, 4.5% अप। एक बार कोटक महिंद्रा बैंक रखिएगा क्योंकि बैंकिंग स्पेस सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आज चला है मार्केट का। बैंकिंग स्पेस कोटक महिंद्रा बैंक देखिए निचले स्तर से रेड में था, ये लूजर्स में शुमार था और अब देखिए डेज हाई पर क्लोज होने की तैयारी, 0.2% अप आज के सेशन में। एक बार SBI भी रख दीजिएगा और चार्ट GPT में SBI को लिया था हमने, देखिए ये भी 0.4% अप और डेज हाई पर SBI भी क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल की हमने बात की, मारुति सुजुकी भी रखी है 2.5% अप। ये सारे डेज हाई के आसपास स्टॉक क्लोज हो रहे हैं, तो शानदार रैली थी। लेकिन SBI कैरी करें क्या आशीष जी? देखिए ओवरऑल रुझान जो मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का देख रहा हूँ, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ही क्लोज काफी स्ट्रांगली कर रहा है और ऐसे में चलते हुए खाली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के बेसिस पे बाइंग नहीं हो सकती, PSU बैंक्स भी पार्टिसिपेट यहाँ पर करेंगे ही और यहाँ पर ट्रेंड मिल सकता है। तो SBI डेफिनेटली लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है और अगर आपके पास में अभी भी है तो कैरी करिए। ऊपर में जो टारगेट SBI के निकल कर आते हैं वो करीबन 1120 के देखे जा सकते हैं और नीचे में जो स्टॉप लॉस लगाना होगा प्राइस एक्शन सपोर्ट एरिया 1080 का है। तो अभी भी रिस्क रिवॉर्ड है, यहाँ पर SBI को लॉन्ग किया जा सकता है। ओके, SBI को लॉन्ग किया जा सकता है। गाबस के पिक भी थी सुबह SBI अच्छा करता हुआ, लेकिन आज थोड़ा एनर्जी स्पेस बैकफुट पे रहा। पावर इंडिया देखें आप तो लगभग 0.2% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। इसके अलावा रखिएगा स्क्रीन पर कोल इंडिया, ये भी लगभग 1% के करीब करीब गिरकर क्लोज हो रहा है। पावर ग्रिड भी रख दीजिए, यहाँ पर भी NTPC। तो ये सारे स्टॉक्स जो चले थे जब मार्केट में वो जियोपॉलिटिकल टेंशन था, क्रूड अपने हाई पर था, तब ये सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेज़ी हमने देखी थी और बाजार को कहीं ना कहीं संभालने की कोशिश की थी। लेकिन आज यहाँ पर मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, मुनाफा वसूली का शिकार हुआ ये सारा काउंटर। लेकिन ब्लू स्टार में आप देखें तो यहाँ पे भी अच्छी रिकवरी हो गई है आज के सेशन में। और फार्मा एज ए स्पेस जो हमने कल चार्ट GPT में डिस्कस किया था, फार्मा वहाँ पर एक तो डीलर्स के रडार पर भी हैं और आज अच्छी खासी बाइंग फार्मा स्पेस में 2.5% अप ये इंडेक्स आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। वॉकहार्ट फार्मा के नतीजे काफ़ी शानदार थे, उस दिन भी चला था काउंटर, आज भी देखिए लगभग 10% की तेज़ी के साथ क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। ल्यूपिन रखिए, ल्यूपिन एक बार स्क्रीन पर 4.5% तेज़ ल्यूपिन, इसको भी कई बार हमने
चैट जीपीटी और स्पॉटलाइट में इसका जिक्र हुआ है और इसको इंक्लूड किया था हमने और 4% अप आज के सेशन में क्लोज होने की तैयारी। एक आखिरी चार्ट चेक पॉसिबली इस सेशन का, और ये चार्ट चेक देख लीजिए चंदन जी, आप ल्यूपिन कैसा लग रहा है ये काउंटर, इसको कैरी करें? बिल्कुल ल्यूपिन को किया जा सकता है कैरी। और श्रेया जी, आप देखोगे निफ्टी फार्मा इंडेक्स ने एक मेजर ब्रेकआउट दिया है। निफ्टी फार्मा इंडेक्स ब्रेकआउट के साथ में अपने ऑल टाइम हाई पे एंटर किया और ये बड़ा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हुआ है। तो ल्यूपिन पे मेरे हिसाब से खरीदारी की मूव इंटेक्ट रहेगा। इनफैक्ट आज के दिन इसने लगभग पिछले 40-45 दिन का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देके 2350 2380 के ऊपर एक डिसाइसिव होल्ड दिया है। तो बिल्कुल खरीदारी इंटेक्ट रहेगी, पॉजिटिव बायस बरकरार है। कैरी भी किया जा सकता है, कुछ दिनों की पोजीशन होल्ड भी कर सकते हैं। इमीडिएट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 2400 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 2520 2550 के टारगेट के लिए 2550 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है ल्यूपिन। और मार्केट अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ता हुआ, और मार्केट अब देखते हैं बिग वॉल पे कैसे क्लोजिंग रही है। सर शानदार क्लोजिंग आज के सेशन की, वेंसडे का सेशन काफ़ी अच्छा रहा मार्केट के लिए, काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी रिवॉर्डिंग रहा। और जैसे कहते हैं कि आज कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए किसी भी एंगल से, निफ्टी को लेकर, बैंक निफ्टी को लेकर, स्टॉक्स को लेकर, सब में आज शानदार मूव आए। और देखिए इंडिया विक्स के साथ आज शुरुआत सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये भी कोलैप्स हुआ है आज 7% नीचे। चलिए अब बाकी के बड़े इंडेक्स देख लेते हैं। निफ्टी करीब 300 पॉइंट ऊपर 24,340 पर, बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट की रैली, जी हाँ 56,000 के ऊपर बैंक निफ्टी बंद हो रहा है। प्रोविजनल क्लोज निफ्टी आईटी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा था एज एक्सपेक्टेड। मिड कैप इंडेक्स करीब 2% ऊपर था, स्मॉल कैप इंडेक्स 2% ऊपर था। एडवांस डिक्लाइन शानदार था, ऑलमोस्ट 3:1 का एडवांस डिक्लाइन। 2345 बढ़ने वाले शेयर, 770 गिरने वाले शेयर। अब आ जाइए आप जरा आज के इंडेक्स गेनर्स पर। इसमें सबसे ऊपर आपको दिखाई देंगे वो इंडेक्सेस जो आप चाहते हैं कि चले, PSU बैंक, फाइनेंशियल्स, निफ्टी बैंक। जी हाँ, जब ये पॉकेट चलती है तो मार्केट में जलवे होते हैं, और उसी से रिलेटेड निफ्टी रियल्टी और निफ्टी और तो पूरा का पूरा रेट सेंसिटिव बास्केट जो है वो अच्छा कर रहा था, और इसके बीच में फार्मा भी अच्छा कर रहा था 2%। सेक्टोरल लूजर्स में ज़्यादा कुछ होंगे नहीं, एनर्जी और FMCG। क्विकली निफ्टी गेनर्स पर आइए, और निफ्टी गेनर्स में आपको दिखाई देंगे कुछ बड़े इन्फ्लुएंशियल नाम, श्रीराम फाइनेंस, इंटरग्लोब एविएशन, टाटा मोटर्स, ट्रेंट, एशियन पेंट्स और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बड़े गेनर्स तो यही थे। लूजर्स मेरे ख्याल से आज 1-2 होंगे, लार्सन एंड ट्यूब्रो, वो भी बहुत कम, रिलायंस, ONGC और NTPC। लेकिन कुल मिलाकर मार्केट्स के लिए एक बहुत ही शानदार सेशन, शानदार दिन मार्केट के लिए। और आज तो पोर्टफोलियो एकदम हरे में नजर आएगा सभी इन्वेस्टर्स का। अच्छा लगा है आज मार्केट, लेकिन अब देखते हैं कि थर्सडे का सेशन यानी कि कल का सेशन बाजार के लिए कैसा रहता है। सारे समीकरण के साथ फिर से हाजिर होंगे हम मॉर्निंग पैनल में मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।